सभी को नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार राहुल सर, बहुत बढ़िया। नमस्कार मैम। एक बार सभी को अनम्यूट कर देते हैं। हाँ, आप सभी अनम्यूट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? फाइन सर। ओके, चलिए। तो कैसा रहा आपका 3 दिन का सफर, 2 दिन का सफर? आज तीसरा दिन है, लास्ट डे। आप सभी आए थे कल भी? हाँ, अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हाँ, नमस्कार। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। कैसा रहा आपका सेशन? डॉक्टर एस के शर्मा बोल रहा हूँ जी। हाँ, सुरेश शर्मा सर, नमस्कार सर। आज आपसे बात हो रहा था ना मेरा। हाँ। प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी को पता है? एपी। हैं केपी? ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं कुंडली देखते कैसे हैं। ठीक है। और कुंडली में किस तरह से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो अलग अलग चीजों का, बहुत सारी बातें करेंगे। 2-4 केस स्टडी भी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जब कुंडली आपको दिखाने आएगा या आप देखने जाओगे या जब भी जैसा भी स्थिति बनेगा, तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो व्यक्ति लेता है प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन के बाद क्या होता है? वो मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में क्या होता है? आरती होती है। और आरती के बाद क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रसाद। आशीर्वाद। प्रसाद प्रसाद, आशीर्वाद तो कोई बात नहीं, प्रसाद। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति आपसे कुंडली दिखाने आएगा, वो व्यक्ति कभी ये नहीं बोलेगा कि हमें रेमेडीज नहीं चाहिए। बोलेगा ना कि उपाय बताइए साहब, शादी हो गया है, उपाय बताइए, नहीं हो रहा है, उपाय बताइए। हर चीज के उपाय आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चाहे आप उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कितना ही पिन पॉइंटेड प्रिडिक्शन कर देंगे, वो हमेशा व्यक्ति ये बोलेगा कि उपाय बताइए, अगर कोई ग्रह गलत है तो। ऐसा ही होता है ना, एस्ट्रोलॉजर्स के बाद लोग आते ही क्यों है। तो आज हम समझने वाले हैं किस तरह से हम जन्म कुंडली में, सबसे पहले तो कुंडली खोलते से ही देखना क्या है, और कुंडली देखना कैसे, तो हमारा जो सिस्टम रहेगा और हम किस तरह से पढ़ाते हैं, आज मैं उस पर थोड़ा सा आपको थोड़ी सी गहराई डालूंगा। हाँ, वैसे तो कम समय मिलेगा हमको, लेकिन कोशिश करेंगे कि कितना कुछ मैं आपको बता पाऊँ। लेकिन किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ मेंबर्स के प्रश्न आए हैं कि सर केपी वैदिक नाड़ी कैसे होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक दिशा देने आया हूँ, थोड़ा सा एक रुझान आपको बताने आया हूँ कि इस तरह से प्रिडिक्शन किया जाता है और इस तरह से कुंडली समझा जाता है। तो सभी इंटरेस्टेड है आज की क्लास के लिए? यस। हाँ, रिएक्शन भेज सकते हो। अभी मैं सभी को म्यूट ही कर रहा हूँ। चलिए। यस सर, यस सर। ओके, चलिए। तो आप सभी म्यूट रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, कैसे कुंडली देखा जाता है। कोई भी कुंडली हमारे जीवन में जब भी आया है, किस तरह से हम कुंडली को देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें कुंडली की गहराइयां पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ज्योतिष करता है, बहुत सालों से कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि उनको उनको ये नहीं पता होता कि कुंडली देखा कैसे जाता है। ठीक है। छोटी छोटी बातें पता नहीं होता, जहां पर जो चीजें लगाना होता है वो पता नहीं होता। तो पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। कभी भी आप किसी भी पद्धति को फॉलो करें, हम भी फॉलो करेंगे। किसको? केपी को फॉलो करेंगे, भृगुनंदी नाड़ी को फॉलो करेंगे, है ना, बहुत सारी पद्धति को फॉलो करेंगे। लेकिन बेस जो बनेगा ना आपका, वो प्रॉपर पाराशरी से बनेगा। बिना पाराशरी के आप ये बोलोगे कि हम कोई जन्म कुंडली में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नहीं। इसका उत्तर नो है। पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, और पाराशरी के बिना आप किसी भी तरह के इवेंट को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये होता है काल पुरुष कुंडली। आप सभी को पता ही है, काल पुरुष कुंडली मेष लग्न से चालू होता है। पिछले 2 सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि 12 भाव कौन से होते हैं, राशियां कौन सी होती है, ग्रह के कारतत्व कैसे याद रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। अब आज आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, ताकि हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा, और जब जब बेस स्ट्रांग रहेगा तब तक हम बहुत बढ़िया तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए चीजों को लेकर। ये जन्म कुंडली होती है, ये जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। वैसे तो यहाँ पे हाँ, राशि का नंबर लिखा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे भाव के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये 12 भाव हैं। कौन से भाव क्या क्या करते हैं, आपसे कोई पूछे कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छे भाव कौन से होते हैं,
तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बढ़िया भाव कौन से होते हैं। तो ऐसा ऋषि पाराशर जी बोलते हैं, 1, 5 और 9, लगन पंचम नवम, 1, 5 और 9 नंबर का भाव सबसे बढ़िया भाव होता है। और इन्हीं भावों के ऋषि पाराशर जी कहते हैं अपने ग्रंथों में, भृगुनंदी नाड़ी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि भैया इन्हीं भावों के रतन पहनाए जाते हैं। अब मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर क्यों इन्हीं भावों को अच्छा कहा गया। इसके भी लॉजिक क्लियर कर देता हूं ताकि आपका लॉजिक बढ़िया सा रहेगा तो मजा आएगा। ध्यान देना है, ये जो भाव है इनको बोलते हैं अग्नि, अग्नि तत्व वाले भाव है। ठीक है, तो अग्नि का अर्थ होता है आग, ज्वाला। और अग्नि का स्वभाव हमेशा होता है कि वो हमेशा ऊपर की तरह रहता है, ऊपर की तरफ उठता है। जब भी आप आग लगाओगे, भगवान की हम दिया बाती करते हैं, तो हमेशा आग कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। तो 1, 5, 9 भाव हमेशा व्यक्ति को क्या करता है, प्रमोट करता है। हाँ, प्रमोशन देता है, व्यक्ति के अंदर ऊंचा पद दिलाता है, ऊंची पदवी दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है। तो लगन पंचम और नवम, ऐसा ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि ये बढ़िया होगा तो व्यक्ति को हर तरह से पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, है ना, लोग फूल माला पहनाएंगे, सब काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। अच्छा, सबसे बुरे भाव ज्योतिष में कौन से बोलते हैं? तो सबसे बुरे भाव में नाम आता है 8 और 12। ध्यान देना है, अष्टम और द्वादश को बुरा भाव कहा जाता है, चतुर्थ भाव को भी बुरा भाव कहा जाता है, लेकिन एक कंडीशन है। इसको हालांकि सुख भाव बोलते हैं, दुख भाव नहीं बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि 4 के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो भैया कब सुख दुख में परिवर्तन होता है पता नहीं चलता। तो ध्यान देना है, 8 और 12 को सबसे ज्यादा बुरा भाव कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्वभाव होता है ये होता है जल तत्व वाला, जल तत्व। और जल का एक स्वभाव है, 4 और 12 जल तत्व राशि वाला। जल का एक स्वभाव है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हमेशा व्यक्ति का आप ये समझ लो कि व्यक्ति का, किसी को पद पे था उसको पद से हटा दिया गया, है ना, किसी मंच पे था उसको मंच से हटा दिया गया, जो भी एक्स वाई जेड, जहां पर भी व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा में अपमान का सामना करना पड़ता है या फिर उसकी मेरिट नीचे आती है, तो हमारी जन्म कुंडली में अष्टम, द्वादश और चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव स्वयं से त्याग करता है, अष्टम और द्वादश भाव से व्यक्ति से छीना जाता है, लिया जाता है। इसलिए स्वयं से त्याग किया गया ये सुख भाव, और जब छीना जाए इसको दुख भाव। इस बात को समझो कि दान करने से हमेशा पुण्य का लाभ मिलता है, कि बहुत बढ़िया दिल से दान किया कि बहुत बढ़िया हो, ठीक है। लेकिन नुकसान हो जाए, हाँ, बीमारी हो जाए, तो आदमी चाहता नहीं कि पैसा खर्च हो, लेकिन नुकसान हो गया, बीमारी हो गया, तो वहां पे दुख लगता है। तो इस बात को समझिएगा, होते तीनों भाव सेक्रीफाइस के, छोड़ने के। चीजें क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 2, 6 और 10 भाव। इसको हमेशा बोलते हैं स्थिर भाव, है ना, पृथ्वी तत्व वाले होते हैं। पृथ्वी तत्व हमेशा स्टेबिलिटी के लिए, आपको पता है सबसे स्टेबल लोग कौन से होते हैं? जिन्हों का वृषभ लग्न होता है ना, मकर लग्न होता है, ठीक है, ये काफी स्टेबल लोग होते हैं। कन्या लग्न वाले थोड़े से द्वि स्वभाव में आते हैं। मकर, वृषभ लग्न वाले और मकर लग्न वाले, इनों का एक बहुत स्टेबिलिटी रहता है। ये जो बोलते हैं वचन की बहुत पक्के रहते हैं। इस बात को समझने का कोशिश करें कि 2, 6, 10 हाउस जो होते हैं पृथ्वी तत्व से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से 3, 7 और 11 ये होते हैं कलयुग के भाव। ये कौन से होते हैं? कलयुग के। कलयुग कैसे चलता है? कलयुग चलता है रुझानों पे। कैसे चलता है? रुझान पे। एक न्यूज आई, मार्केट अप हुआ, एक न्यूज आई, मार्केट डाउन हुआ। छोटी सी न्यूज चाइना में घटा, भारत को पता चल गया, कहीं पर भी जाता है तो पड़ोसी को न्यूज पता नहीं है, लेकिन विदेशों में न्यूज चली गई कि भैया ऐसा ऐसा स्थिति हो गया है। तो अमेरिका का व्यक्ति, है ना, उधर से वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठा के ले आया, पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ गया। हो सकता है कि वहां के लोगों को पता ना चला हो एक बार, लेकिन दुनिया को पता चल गया। तो इसको बोलते हैं कलयुग में बातें हवा की तरह, वायु की तरह फैलती हैं। इनको बोलते हैं 3, 7, 11। ये भी व्यक्ति के जीवन में एकदम से क्रांति लाते हैं। कलयुग में एकदम से क्रांति होता है। आप कभी अनुभव करते हो कि ऐसा किसी युग में नहीं हुआ कि एकदम व्यक्ति रंक से राजा बन गया? कलयुग में हो सकता है कि भैया कोई छोटा सा व्यक्ति है, हाँ, फटे कपड़े पहन के घूमता है, उसके गाना अच्छा गाता है, वीडियो वायरल हो गया, उसको उठा के ले गए लोग। ध्यान देना है, कलयुग एक ऐसा युग है कि आप किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्या पता किस दिन सोशल मीडिया किस व्यक्ति को द लेजेंड बना दें, द सेलिब्रिटी बना दें। तो इसमें ताकत है कौन सी राशियों की? 3, 7, 11। नहीं समझ में आता इसको बोलते हैं वायु तत्व की ताकत कलयुग में है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि हर युग में किसी न किसी राशि का विशेष ताकत होता है।
तो 1-5-9 में किसका ताकत होता है? 1-5-9 में जो ताकत की संभावनाएं थी, उस युग में जो ताकत था वो था त्रेता में। त्रेता मतलब 1-5-9। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन होता है। हाँ, रावण दिखा रहा है अपनी शक्ति, राम जी दिखा रहे हैं अपनी शक्ति, हनुमान जी ने शक्ति दिखाई कि भैया पहाड़ तोड़ के ले आए। आज कोई तोड़ के बताया पहाड़? पहाड़ छोड़ो ना ना, अपन से छोटा पत्थर नहीं टूटता, तो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ तोड़ के लिए कितनी बड़ी बात है। वहां पे दमखम का प्रदर्शन हुआ। हम बात करेंगे सतयुग का, तो सतयुग में समर्पण का प्रदर्शन हुआ। 4-8-12 सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस, हर तरफ से सेक्रीफाइस, चाहे है ना 3 पग जो पृथ्वी दान जमीन दान देने की बात हो, है ना, लोग क्या क्या दान कर देते थे। तो ये सतयुग में हर तरह से व्यक्ति के जीवन में सेक्रीफाइस करने की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये वही समय था जहां पर भारत में और पूरी दुनिया में सिर्फ ऋषि ही ऋषि हुआ करते थे। चलिए उसके बाद बात करेंगे द्वापर का। तो द्वापर का जो है, द्वापर में 2-6-10, ठीक है, द्वापर 2-6-10। यहाँ पे धन दौलत है ना, हर तरह की चीजों में बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। आप बहुत गहराई से अनुभव करोगे कि पूरी महाभारत एक ही चीज पे हुआ था, वो था संपत्ति बंटवारा। कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, पांडवों के खाते में भी कुछ आना चाहिए। बोले नहीं साहब, कुछ भी नहीं देंगे, फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। इस बात को लेकर पूरी महाभारत हो गया। और कृष्ण बोलता है, कर्म का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कृष्ण करता है। अब जिस युग में रह रहे हैं, तो हमको लगता है ना यार, ये युग कितना बदल गया है। आप अनुभव करना, ऐसा कोई भी युग नहीं आया जो पल पल बदल जाता है, लेकिन कलयुग, आप विश्वास रखिए, आज आप 2026 में हैं, 2030 में आपकी चीजें बदल जाएगी, आपकी भावनाएं बदल जाएगी, आपकी स्थितियां बदल जाएगी, आपकी सोच विचार बदल जाएगी। इतनी जल्दी बदलता है, नहीं समझ में आता। आप 5 साल पहले अपने आप से बात करके आप कैसे थे, 10 साल पहले अपने आप से बात करें आप कैसे थे, आपको पता चलेगा यार ये कैसे हो गया है। हमारी सोच विचार में कितना जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है, एकदम वायु की तरह। 3-7-11 वायु तत्व प्रधान युग है। और इस युग में किसका चलेगा? इस युग में वो चलेगा जिनका 3-7-11, ठीक है, 3-7-11 भाव बहुत एक्टिव है, जिनका मिथुन तुला कुंभ राशि बहुत एक्टिव है, जिनका इन राशि के कारकत्व वाले ग्रह बहुत एक्टिव है। और कहने का मतलब ये है कि इस युग में 3-7-11 का वैसे ही बोलबाला है। आज कोई भी काम बिना इंटरनेट के हो सकता है क्या? मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि विदाउट इंटरनेट क्या बात कर रहे हो। आप कंप्यूटर में हिसाब किताब कैसे करेंगे, है ना, मेंटेन कैसे करेंगे, ज्योतिष कैसे पढ़ाएंगे, कोई भी काम, किसी भी तरह की सिक्योरिटी, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करेंगे? बिना ऑनलाइन के आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कलयुग है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जिसके हाथ में इसका पावर है, ऑनलाइन चीजों का, 3-7-11 का। इसी को बोलते हैं वायु तत्वास, इसी को बोलते हैं कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण चीज। अच्छा, इस बात को और मजेदार अंदर समझाता हूं। तो आपका क्या है कि ज्योतिष में जो चीजें आप अनुभव कर रहे हो, आपका दिमाग देश काल माहौल के अनुसार अपडेट हो जाना चाहिए। क्योंकि अपडेट नहीं रहेंगे ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो अपडेशन बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि एक छोटे सेशन में मैं आपको पारस्परिक सूत्र भी समझाऊं और अपडेशन भी कर दूं, ताकि आपको पता चले कि किस युग में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो ध्यान देना है, ये जो त्रेता युग वाला है, इसको बोला जाता है क्षत्रिय वालों का युग। क्षत्रिय, ये क्षत्रिय है, ठीक है। मैं एक बार फिर मिटा के साफ कर देता हूँ। 1-5-9 ये क्षत्रिय का युग है। भगवान श्री राम कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय धर्म का पालन किया था। ऐसे तो कृष्ण भगवान भी क्षत्रिय थे, लेकिन श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था। जब वो अयोध्या छोड़ के गए, हाँ, तो उनको उनकी माँ ने कहा कि जाओ नगर से निकलो, तो सब कुछ छोड़ के गए, लेकिन नहीं छोड़ा तो एक चीज था। क्या था? धनुष और बाण। हाँ, राम ने एक चीज नहीं छोड़ा, क्योंकि त्रेता युग में 1-5-9 सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि क्षत्रिय धर्मों को इंडिकेशन करता है। और त्रेता युग में कुछ नहीं छूटा, तो वो था क्षत्रिय धर्म। अब बात करेंगे 4-8-12, है ना, जिसके अपन ने बात किया है, इसको बोलते हैं ब्राह्मण राशियां। ब्राह्मण राशियां, ब्राह्मण क्या करता है? त्याग करता है, सेवा करता है, सदाचार करता है। ये ब्राह्मणों की मूलभूत गुणधर्म होना चाहिए कि वो सेवा, त्याग, सदाचार का हमेशा उससे जुड़ा रहे। तो आज भी ब्राह्मण लोग काफी सेवा करते हैं। आज भी भारत में मंदिर में खूब फ्री भंडारा मिलता है ना, तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो 4-8-12 जो राशियां था, इसका प्रभाव कहा था भारत में, तब था जब भारत में गुरुकुल बन रहे थे। गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल पद्धति का सिस्टम था कि पढ़ाई पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क होती है। आखिरी में जो स्टूडेंट की स्वेच्छा हो वो गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से देते थे लोग, ठीक है।
तो उसमें कोई बाध्य नहीं था, जो आदमी को समझ में आए वो दे सकता था। उसके लिए आपको ऑफलाइन स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। तो गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु के साथ खाना बनाए, गुरु उसको हर चीजों को लेकर अपडेट करे, तो वह परंपरा वो चलता था। अब 2610 ये कृष्ण का युग है, जिसमें अपन बात करते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ये जो है ये वैश्य है ना, वैश्य वाली बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2610 और 3711 यहाँ पे दोनों तरफ वैश्य और शूद्र वाली स्थिति आती है, और यहाँ पे शूद्र। तो कलयुग में अब पहले की परंपरा अलग थी कि भैया राजाओं के पुत्र राजा बनेंगे, अब ये परंपरा आ रहा है, अब ये परंपरा नहीं आ रहा है। जिस युग में आप जी रहे हो ना, वहां पे एक छोटा सा व्यक्ति भी राजा बन सकता है, ऐसा किसी भी काल में पॉसिबल नहीं था। राम जी के काल में पॉसिबल था नहीं, राजा दशरथ का पुत्र भगवान श्री राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे। क्या वहां पे नगर पालिका चुनाव होते थे? नहीं होते थे। विधायक का चुनाव होता था? नहीं हो सकता था। किसी भी काल में संभावना नहीं है। ये कलयुग की स्थिति है कि यहाँ पे एक छोटा व्यक्ति के पास भी वो पॉसिबिलिटी है कि वो बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। अतः आपको इस चीज समझना है कि देश काल माहौल बहुत बदला। चलिए, तो पहली चीज, कुंडली में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण हो गया, इसी को अपन धर्म त्रिकोण बोलते हैं, इसी को अपन अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, इसी को अपन काम त्रिकोण बोलते हैं, इसी को अपन मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। ये चार त्रिकोण अपन ने समझ लिए चार युग के माध्यम से। ये अपना त्रेता था, यही अपना द्वापर था, ठीक है, जहाँ पे कृष्ण ने कर्म की बात किया। यही अपना कलयुग है, जहाँ पे हर व्यक्ति की आत्मा नीच की हो रही है। आदमी आत्मा बेच रहा है। क्या बेच रहा है? हाँ, धन कमाने के लिए व्यक्ति ने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया कि भैया आत्मा बेच देंगे लेकिन पैसा चाहिए। ये कलयुग की निशानी है, इस बात को समझना। और ये था सतयुग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर कर देते थे। यहाँ पे कौन सा ग्रह उठ चुका है? यहाँ पे गुरु ग्रह उठ चुका है, यहाँ पे शनि ग्रह उठ चुका है। कलयुग शनि प्रधान है, लोग कर्म करते हैं। आज घर में एक आदमी है, चार आदमी है। पहले के जमाने में बाप दादा हमारे जो थे, एक घर में 15 जने रहते थे, 2 जने कमाते थे। आज के घर में 4 जने रहते हैं, चारों को पैसे कमाने की नीड पड़ गई है। कलयुग शनि प्रधान, इस बात को समझे। ऋषि पाराशर जी अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा शनिवत राहु, कलयुग शनि और राहु से बंधा हुआ युग है। आज कोई व्यक्ति बोले ना कि ना साहब हमें तो कर्म नहीं करना, हमें तो समाधि प्राप्त करना है, वो बिल्कुल गलत ट्रैक पे चला गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कलयुग में सरवाइव कर लो और आप शनि और राहु से ग्रसित ना हो। ऐसा असंभव है, और जहां पर भी मिले वहां से हट जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हवा के विपरीत धाराओं में कभी ना कोई चल सका, न चल सकेगा। नहीं समझ में आया तो आप अपने युग का उदाहरण देखें, समझें कि वहां पे या त्रेता युग में शक्ति का प्रदर्शन हुआ, ठीक है, तो वहां पे शक्ति ही से ही जीता जाता था। यहाँ पर कौन जीत रहा है? तो कलयुग में शनि राहु का यूज होता है। ये समझ में आ रहा है? तो ये चार युग, यहाँ पे शनि और राहु, हम इस युग में प्रवेश कर चुके हैं। और शनि और राहु के युग में कौन से ग्रह का सबसे ज्यादा ह्रास होता है? सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो वो होता है सूर्य का। इस कलयुग की निशानी है, कलयुग का पहला निशानी है। और वो क्या है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को खो चुका होगा। आत्मा को खोकर वो सब कुछ प्राप्त कर चुका होगा, धन दौलत लग्जरी, ये ब्रांड फलाना घूमना फिरना सब कुछ प्राप्त कर लिया होगा, और आत्मा को बेच दिया होगा। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। आदमी अपनी आत्मा को गिरवी रख के चल रहा है, ये करना है, वो करना है। इस बात को समझने की कोशिश करें। चलिए, तो देश काल माहौल हमें समझना पड़ेगा। अब सेकेंड, पाराशर ये बोलता है कि इसको बोलते हैं केंद्र भाव। अच्छा, केंद्र भाव क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि केंद्र भाव क्या है। केंद्र भाव को बोला जाता है 1, 4, 7 और 10, किसी भी जन्म कुंडली में कुछ भी राशि आ सकती है। केंद्र को बोलते हैं पिलर। क्या बोलते हैं? अपना घर बनता है ना, तो घर में भी 4 दीवारें बनती हैं, तो भैया ये 4 केंद्र बनाते हैं। हाँ, जिसको बीम बोलते हो ना आप, तो बीम बनता है, तो उसके ऊपर फिर छत बनती है। ध्यान देना है, केंद्र को बोलते हैं कि आप कितने ताकतवर व्यक्ति हो। अगर केंद्र कमजोर है, केंद्र कमजोर है, अभी बताओ कैसे कमजोर होता है। अगर केंद्र अच्छा नहीं है, केंद्र के स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, केंद्र में कुछ अच्छी स्थितियां नहीं है, तो ये मानकर चलो व्यक्ति कमजोर फील करेगा। ऋषि पाराशर जी के फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं? यहीं पे यूज करते हैं कि मान लीजिए कि केंद्र में अगर कोई ग्रह उच्च का हो, स्वराशि का हो, ठीक है, तो वो केंद्र बलवान है। मान लीजिए 4th हाउस में ग्रह उच्च का है, प्रथम भाव में ग्रह उच्च का है, दशम भाव में ग्रह उच्च का है, सप्तम भाव में उच्च का है, केंद्र मजबूत है, व्यक्ति बहुत मजबूत होगा और व्यक्ति खूब सफलता हासिल करेगा, इसमें नो डाउट। लेकिन इन मजबूती में थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, ध्यान देना है।
आप अपने में जन्म कुंडली में देख सकते हो कि कौन सा व्यक्ति बहुत मजबूत है। कोई पूछे आपसे जन्म कुंडली खोलते से कि क्या ये व्यक्ति मजबूत है कि हल्का फुल्का व्यक्ति है कि भाग जाएगा कुछ कहेंगे तो, हाँ तो ध्यान देना है कौन सा व्यक्ति मजबूत है, जिसका केंद्र मजबूत होगा। उच्च राशि से स्वराशि से देख सकते हो। इसी बात को लेकर ऋषि पाराशर जी ने स्पेशल योग बनाए थे और कहा था पंच महापुरुष योग, हाँ 5 तरह के महापुरुष योग बनते हैं। अब ध्यान देना है, कुछ कंडीशन बता रहा हूं कि कब बहुत बढ़िया होते हैं और कब बढ़िया तो होते हैं, लेकिन इतने संघर्ष आते हैं कि आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अंततः जीतता है। सिंपल सा नियम है पाराशरी का, केंद्र में अगर पापी ग्रह होंगे तो व्यक्ति संघर्ष की नई गाथा लिखेगा। वो बोलेगा कि भैया संघर्ष क्या होता है। आप हमारे जीवन से आके पूछें, जो संघर्ष पूछिए मत, बहुत तरह के संघर्ष हो सकते हैं। आदमी है ना एकदम लगता है कि जीवन में क्या हो गया है। ध्यान देना है, अगर कोई व्यक्ति के केंद्र में लगन में सूर्य उच्च का है, व्यक्ति बोले अरे वाह मेरे तो सूर्य उच्च का है, हाँ टेंशन मत लो, जितना उच्च का उतना संघर्ष मिलेगा। मंगल 10th हाउस में उच्च का है, व्यक्ति के जीवन में खूब संघर्ष है, प्रशासन में हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, बड़े वर्ग में हो सकता है, और रोज व्यक्ति को है ना जान से मारने की धमकी ये कर देंगे, दबंग व्यक्ति है। और जहां जहां भी दबंगई होती है वहां वहां पे खूब स्ट्रगल होते हैं, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अलग तरह का। राहु उच्च का, केतु उच्च का, किसी भी तरह से, ठीक है, केंद्र में शनि उच्च का, अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो ये मानकर चलो कि व्यक्ति अपने दम खम से लोगों को अपने ओरा में तो ले लेगा, लेकिन भैया इसके जीवन में संघर्ष इतने हैं कि लोग इसके जीवन को आसानी से समझेंगे नहीं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम, हाँ भगवान श्री राम के केंद्र में ग्रह उच्च के थे, उनके बहुत सारे ग्रह उच्च के थे, तो केंद्र में ग्रह उच्च के थे। भगवान श्री राम के केंद्र में उच्च के ग्रह हुए, उनको उच्च स्तरीय वनवास मिला कि जाइए प्रभु वनवास भोग के आइए। हाँ, पापी ग्रह और क्रूर ग्रह अगर केंद्र में ही उच्च के बन के आएंगे तो खूब आपको वनवास काटना पड़ेगा। लेकिन इसके उलट ले लीजिए, अगर केंद्र में शुभ ग्रह होगा, केंद्र में शुभ ग्रह होंगे, शुभ ग्रह कौन से होते हैं आपको पता है ना, बता देता हूं। सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं, ध्यान देना है, ज्योतिष में गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह, गुरु के बाद शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह, उसके बाद बुध शुभ ग्रह, सबसे कम शुभ ग्रह होता है चंद्रमा। हाँ, आधा अमावस्या आधा पूर्णिमा। इसी तरह से सर्वाधिक पापी ग्रह कौन सा है ये भी आप लिख लीजिए। सबसे सर्वाधिक पापी ग्रह, हाँ जिसका नाम सोच रहे हो वो नहीं है केतु। उसके बाद कौन है जिसका नाम सोच रहे हो वो नहीं है मंगल। उसके बाद कौन सा है राहु। उसके बाद कौन सा है शनि, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो। वो तो भैया सबसे कम पापी ग्रह है। उससे पहले तीन और उसके भाई बेटे हैं। सबसे खतरनाक ग्रह केतु। केतु उजाड़ देता है, केतु आग लगा देता है, केतु दरार भड़क देता है। अगर हमारे जन्म कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, व्यक्ति का जीवन खंडर बना देता है। ध्यान देना है, आग लगाना, ठीक है, खंडर बनाना, कटान दे देना, विरक्ति दे देना, सारा केतु का गुणधर्म। मंगल, मंगल किसी भी तरह से बहुत खतरनाक गुस्सा होता है भैया। तो मंगल सेकंड नंबर का पापी ग्रह। ऋषि पाराशर जी ने तो इस बात पर स्पेशल उल्लेख कर दिया कि भैया शादी में मंगल को पकड़ो, शनि राहु तो बढ़िया आदमी भले लोग हैं, हाँ शादी ब्याह करो तो मंगल। मंगल को इतना फेमस कर दिया, हाँ तो लोग बोलते हैं कि पत्रकार इसलिए दिखाते हैं कि हमारा साहब लड़का लड़की मंगल तो नहीं है, मांगलिक मांगलिक तो नहीं है, डर लगता है लोगों को। उसके बाद राहु, उसके बाद शनि। केंद्र में शुभ ग्रह होंगे, यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे तो इसको बोलते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सफलताएं, हाँ आसानी से मिलेगी। बहुत बड़े संघर्ष नहीं आएंगे, उठापटक नहीं है जीवन में, है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत बढ़िया है, सब कुछ आसानी से चल रहा है, जीवन आसानी से चल रहा है। अगर केंद्र में शुभ ग्रह है और वो स्वराशि के उच्च राशि के बन के आए हैं तो जीवन आसानी पहला आपको देखना है। चलिए अब एक और नियम समझा देता हूं पाराशरी का, वो होता है उपचय। 3, 6, 10 और 11, ठीक है। 3, 6, 10 और 11 किसी भी तरह से जन्म कुंडली में उपचय भाव को निर्धारित करते हैं। उपचय का अर्थ क्या होता है, उपचय का अर्थ होता है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, किसी भी तरह से व्यक्ति अपने दम खम से चीजें हासिल करें और वहां पे रुकने का नाम नहीं ले तो उसको बोलते हैं उपचय। उपचय का अर्थ होता है वृद्धि भाव, ठीक है, संघर्ष के साथ व्यक्ति लगातार वृद्धि अपने जीवन में करता रहे। तो 3, 6, 10, 11 यहाँ पे सिंपल सा नियम है कि 3, 6, 10, 11 में
पापी पापी ग्रह बैठेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। समझिए, यहाँ पे शनि बढ़िया, यहाँ पे राहु बढ़िया, यहाँ पे सूर्य बढ़िया, यहाँ पे मंगल बढ़िया। जितने पापी ग्रह उपचे भाव में बैठेंगे उतनी आपकी जन्म कुंडली मजबूत है। आप फाइटर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति आपको डरा धमका नहीं सकता, ये नहीं कह सकता चल निकल बाहर यहाँ से, हमारी दुकान लगेगा। ऐसा वैसा नहीं है, आप अड़ जाओगे कि भैया हम हमारे हक की बात कर रहे हैं, उपचे पावरफुल है। चलिए, तो ये सिंपल सी आपको चीजें समझना है। अब हम समझते हैं जन्म कुंडली में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये चीजें क्लियर हुआ कैसे जन्म कुंडली में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी जन्म कुंडली आपके सामने हो तो हमें इतना सा पता होना चाहिए कि यार ये जन्म कुंडली पावरफुल है या कमजोर है। अगर हम इतना ही नहीं देख सकते तो फिर हमने क्या जन्म कुंडली देखा। कोई भी जन्म कुंडली आपके सामने आए, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जन्म कुंडली राजयोग वाली है, ये जन्म कुंडली स्ट्रगल वाली है, इस जन्म कुंडली में उपाय की आवश्यकता है, या इस जन्म कुंडली में कुछ और चीज है। राजयोग कैसे देखें। राजयोग का सिंपल सा अर्थ है। राजयोग के 3 स्टैंडर्ड फॉर्मुलास आपकी बात करूंगा मैं। पहला होता है केंद्र त्रिकोण, दूसरा होता है शुभकत्री, तीसरा होता है नेचुरल। ये जो केंद्र त्रिकोण का योग है ये प्रॉपर पाराशरी है, ये प्रॉपर पाराशरी है। दूसरा, ये जो योग है इसको बोलते हैं BNN, भृगुनंदी नाड़ी। ये जो है ये भी वैदिक का ही है, पाराशरी का। अभी आपको बाद में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे केपी के कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी राजयोग देख सकते हैं। पहले हम वैदिक और पाराशरी के माध्यम से राजयोग देखने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो केंद्र और त्रिकोण की कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हमको पता चल गया। अच्छा, त्रिकोण किसको बोलते हैं आपको बता देता हूं। त्रिकोण को बोलते हैं लगन, पंचम, नवम को बोलते हैं त्रिकोण। धर्म त्रिकोण को ही हमेशा ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोण की संज्ञा दिया जाता है। बाकी अर्थ, काम, मोक्ष को त्रिकोण नहीं बोलते, उनको काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण ऐसा बोलते हैं। धर्म त्रिकोण को डायरेक्ट त्रिकोण की संज्ञा दिया जाता है। पहली स्थिति, कौन सी कुंडली मजबूत है उसका एक सिंपल सा फंडामेंटल नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। पाराशरी का सबसे मूलभूत नियम, एक ही नियम, वो क्या है। केंद्र और त्रिकोण के कॉम्बिनेशन वाला कोई भी आपको चार्ट मिलेगा तो उस चार्ट में लिख कर रखो कि राजयोग है। राजयोग निश्चित तौर पे लिख लो कागज में। क्या इस चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है क्या। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले केंद्र और त्रिकोण की सामग्री को लिखूंगा। मैं केंद्र के जो नंबर हैं वो रेड कलर में लिख देता हूं, और त्रिकोण के जो सामग्री है वो मैं अलग कलर से लिख दूंगा, ठीक है, ब्लू कलर से लिख दूंगा। ये बात ध्यान से समझना, लगन को हमेशा यहाँ पे केंद्र में काउंट करेंगे, त्रिकोण में काउंट नहीं करेंगे जब इस तरह के राजयोग देखेंगे। तो 3 और 6 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे है, और गुरु केंद्र का लोड है। 9 और 12 नंबर गुरु की राशि होता है, तो ये दोनों केंद्र के लोड है। त्रिकोण के त्रिकोण के सामी में शनि पर शुक्र, यहाँ पर इसका लोड है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और आ गया है, हाँ, बुध और गुरु, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए, अब एक ही स्थिति है, केंद्र और त्रिकोण के कॉम्बिनेशन। हाँ, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं लगाना है। क्या इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण के कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या इस कुंडली में शनि बुध का युति बना, बुध शुक्र का युति बना, है ना, कि 4 कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएंगे। मैं बता देता हूं कैसे कैसे। या तो बुध, या तो बुध और शुक्र का युति बने, या तो बुध और शनि का युति बने, या तो गुरु और शनि का युति बने, या तो गुरु और शुक्र का युति बने। ये 4 तरह के इस जन्म कुंडली में जो योग बनेंगे, तो ये मानकर चलेंगे, युति बनेगा, योग मतलब युति, तो मानकर चलेंगे कि कुंडली पावरफुल है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्थिति बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है बुध और शुक्र का योग, बुध और शुक्र का योग, ठीक है। एक योग क्रिएट हो गया, मतलब एक बात साफ हो गया कि बुध और शुक्र के योग होने के कारण हम ये स्पष्ट बात बोल सकते हैं कि इस जन्म कुंडली में राजयोग जैसी स्थिति है। और राजयोग जैसी स्थिति है तो क्या रिजल्ट दोगे पहली चीज को देखकर, कुंडली देखते से, कि कुंडली पावरफुल है कि कमजोर है। हम स्पष्ट बोलेंगे कि नहीं नहीं भैया, इस जन्म कुंडली में छठे भाव में स्थिति मजबूत है। निश्चित रूप से छठे भाव से देखे जाने वाले जो भी तथ्य हैं, यहाँ पर व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता।
कोई बीट नहीं कर सकता। अब नौकरी हो जाए, कंपटीशन हो जाए, है ना, लोन, कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु आदि आदि, व्यक्ति हर चीजों में जीत के जाएगा। इस व्यक्ति को आसानी से हराया नहीं जा सकता, क्योंकि छठे भाव में राजयोग निर्माण हुआ है। जिस भाव में राजयोग का निर्माण होगा उस भाव में स्थिति बनेगी। सेकेंड, नाइन्थ हाउस में क्या योग बना हुआ है? नाइन्थ हाउस में यहाँ पे देख लेते हैं। नाइन्थ हाउस में गुरु और मंगल का युति है, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण नहीं है, अतः यहाँ पे योग के काउंट रूप में काउंट नहीं होंगे। इस बात को समझें। तो पहला योग क्रिएट हो गया। दूसरा, क्या शुभकत्री योग है? इस चार्ट में कोई भी शुभकत्री कॉम्बिनेशन में नहीं है। कोई भी शुभकत्री कॉम्बिनेशन में नहीं है। कैसे देखते हैं, बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो शुभकत्री कॉम्बिनेशन के लिए बैठा लीजिए राशियों को। 11 नंबर की राशि में कौन से ग्रह हैं, असेंडिंग ऑर्डर से बैठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राहु है कितने डिग्री का। मैं राशि को अक्षर में लिख देता हूं। कुंभ राशि में, है ना, आसान रहेगा। कुंभ राशि में जो राहु है कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का है। बुध है कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का है। विनस है कितने डिग्री का है? 27 डिग्री का है। अगली राशि मीन आएगा। मीन में सूर्य है, विनस 27 डिग्री का है और सूर्य है 2 डिग्री का। आप देखो यहाँ पे कोई भी शुभ कत्री नहीं बना। शुभ कत्री का अर्थ होता है कि दो प्लेनेट जब शुभ ग्रहों के बीच में आए। यहाँ पे बुध, एक तरफ राहु है, एक तरफ शुक्र है। दो शुभ तो नहीं आए, एक तो पापी है, एक शुभ है। यहाँ पे शुक्र को देखें, एक तरफ बुध है, ये तो शुभ है, एक तरफ क्रूर है, ये भी नहीं आया। मतलब स्थिति साफ है कि ये जो समूह में प्लेनेट बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी शुभ कत्री में नहीं आया है। नेचुरल राजयोग, क्या यहाँ पे कुछ नेचुरल राजयोग है क्या? तो नेचुरल राजयोग बहुत सारे होते हैं, जैसे पंच महापुरुष योग, है ना, पंच महापुरुष योग, गज केसरी योग, बुध आदित्य योग, बहुत सारे नेचुरल राजयोग होते हैं। हालांकि यहाँ पे एक नेचुरल राजयोग है जो वही है, केंद्र त्रिकोण से बना है, इसको बोलते हैं रिद्धि सिद्धि योग। बाकी और कोई भी नेचुरल राजयोग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कुंडली पावरफुल है, इन दोनों से पावरफुल नहीं है। जब आपको तीनों ही तरफ से एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे कुंडली कमजोर। यहां से भी फॉर्मूला नहीं लगता, यहां से भी नहीं लगता और यहां से भी नहीं लगता, तो हम कहेंगे कुंडली काफी कमजोर है। यहां से एक तरफ से स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला लगा हुआ है, हम कहेंगे कुंडली मजबूत है। मैं आपको अनदर चार्ट पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक और चार्ट। ठीक है, अच्छा ये वाला चार्ट है। इसमें हम कैसे देखेंगे केंद्र त्रिकोण के योग, क्या ये जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के योग है क्या? ठीक है, केंद्र के स्वामी वापिस से लिखेंगे। यहाँ पे केंद्र के स्वामी ज्यादा आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? 2 नंबर के स्वामी कौन होता है? शुक्र। इधर कौन होता है? 5 नंबर का सूर्य, 8 नंबर का मंगल, 10 नंबर का शनि। चलिए, त्रिकोण के स्वामी कौन बनेंगे? त्रिकोण का स्वामी बनेगा यहाँ पे बुध और शनि। तो बुध और शनि, क्या इस जन्म कुंडली में बुध और शुक्र का युति है क्या? है ना, ये रेड और ब्लैक को मिक्स करें, क्या बुध और शुक्र का युति है क्या? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ देखो ये रहा बुध शुक्र का युति, मतलब एक राजयोग है। क्या इस जन्म कुंडली में, है ना, मंगल और शनि का युति है क्या? ये रहा देखो मंगल शनि का युति, एक रेड और एक ब्लैक को मिलाना है, ये रहा मंगल शनि का युति। इस व्यक्ति की कुंडली में 2 राजयोग है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक बात बहुत स्पष्ट हो गया, चाहे कितने ही पापी ग्रह कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी स्थिति है, एक स्थिति बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि छठे भाव में राजयोग है, 12वें भाव में राजयोग है। मतलब स्पष्ट साफ स्थिति है कि इस जन्म कुंडली में राजयोग है। भाव 6 से रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, नौकरी, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से व्यक्ति अपने दमखम पे चीजें हासिल करने वाला होगा। लिख लो कागज में। 12th हाउस में राजयोग है। निश्चित रूप से भाव 12 से क्या देखते हैं? सोशल सर्विस, उच्च स्तरीय ज्ञान, पीएचडी, रिसर्च, हॉस्पिटल, मेडिकल, बहुत तरह की चीजें भाव 12 से देखते हैं। भाव 12 में राजयोग है। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सफलता है। बस फर्क इतना सा ही है कि अच्छे भाव में नहीं है। 6 और 12 भाव को बुरे बोलते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सफलता है तो सफलता है। व्यक्ति को छठे भाव से सफलता मिलेगा, 12वें भाव से सफलता मिलेगा, और निश्चित रूप से इस व्यक्ति के छठे और 12वें भाव से बहुत बड़ी बड़ी सफलता है। ठीक है ना, तो सोशल सर्विस में एक्टिव व्यक्ति है ना, नौकरी में बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां से मिला है। क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन है? शुभ कत्री कॉम्बिनेशन इस चार्ट में कुछ भी नहीं है। नेचुरल राजयोग इस जन्म कुंडली में बहुत सारे हैं। नेचुरल राजयोग बता देता हूं। पहली चीज ये है, केंद्र में 2 ग्रह उच्च के बन के आए हैं। हालांकि पंच महापुरुष जो क्रिएट तो नहीं होता, लेकिन 2 ग्रह उच्च में बन के आने से एक बात बहुत अच्छी स्थिति स्पष्ट हो गया। अभी बताया था ना
कि केंद्र में अगर पापी ग्रह उच्च के बन के आएंगे तो सफलता है खूब संघर्ष के बाद, संघर्ष इतना कि आदमी रो दे के कहानी सुन के, खूब संघर्ष के बाद आदमी की सफलताएं निकलेगी। ये स्पष्ट तय है कि व्यक्ति को संघर्ष बहुत है, लेकिन जितने बड़े संघर्ष उतनी बड़ी सफलताएं। चलिए, संघर्ष बहुत ज्यादा आएंगे। दूसरा, नेचुरल और कुछ भी योग है क्या? एक और योग है, बुध आदित्य योग। सूर्य बुध का युति है, बुध आदित्य योग। हालांकि बुध आदित्य योग बहुत सारे चार्ट में मिल जाता है, ठीक है। तो अब अपन इसको नेचुरल सामान्य राजयोग के रूप में लिखते हैं। मुख्य राजयोग होता है केंद्र त्रिकोण वाला। चलिए, एक और चार्ट लेते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। ये अनादर चार्ट है, ठीक है। ये भी वृषभ लगन का ही है, लेकिन अनादर चार्ट है। क्या इस जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के राजयोग है क्या? वही स्थिति आएगा। शुक्र की राशि 2 नंबर, है ना। हाँ, वीनस, सूर्य, ठीक है, मंगल और सैटर्न। इसी तरह से यहां पे वापस से मरकरी और शनि। शनि क्या इस कुंडली में राजयोग है? तो इस कुंडली में भी राजयोग है। क्यों राजयोग है? क्योंकि बुध और शुक्र का मिलन हुआ है। एक ब्लैक एक हमें रेड मिलाना था, बुध और शुक्र का मिलन हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये यहाँ पर भी भाव 12 में राजयोग है। विदेश, रिसर्च, उच्च शिक्षा आदि इन चीजों से व्यक्ति का काम निश्चित रूप से बहुत यूनिक होने वाला है। व्यक्ति इन चीजों में अपना काम परचम लहराएगा और व्यक्ति लहरा चुका है। इसलिए हम ये समझेंगे कि भाव 12 में यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया राजयोग है। अन्य कोई राजयोग है क्या? बाकी कोई राजयोग नहीं। उस वाले चार्ट में 2 राजयोग थे, इस वाले चार्ट में 1 राजयोग है। तो इस बात को समझें कि यहाँ पे एक राजयोग है। सेकेंड, इस कुंडली में एक और राजयोग है, वो शुभकत्री वाला है, जो उस चार्ट में नहीं था। शुभकत्री कैसे है अभी बताता हूं। यहां पे आप ध्यान देना, मेष राशि में, हाँ मेष राशि में असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा मैं। सूर्य 4 डिग्री का है, वीनस 7 डिग्री का है, बुध 18 डिग्री का है, और गुरु, ये वृषभ में 2 नंबर की राशि आ गया ना, वृषभ। गुरु 13 डिग्री का है, मंगल 18 डिग्री का। मैं इन सभी को क्यों लिख रहा हूं? हमेशा जब भी 29 डिग्री का है, जब भी आपको कर्तृयोग की पहचान करना हो, तो जहां पर समूह में ग्रह बैठे हो आसपास, वहां को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चालू करना चाहिए। तो यहाँ पे समूह में मुझे दिखा, तो मैंने यहाँ से लिखना चालू कर दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि बुध जो है वो शुक्र और गुरु के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि बुध शुभ कत्री राजयोग में है। बहुत बढ़िया, व्यक्ति के जीवन में बुध से जुड़े हुए रिजल्ट आएंगे। बुध यहाँ पे 2 राजयोग बना रहा है, शुक्र के साथ बैठकर भी राजयोग बना रहा है, और वैसे भी शुभ कत्री में बैठकर डबल राजयोग बना रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट हो गया कि बुध से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति के जीवन में कारक तत्व आएंगे, बहुत यूनिक रिजल्ट व्यक्ति को मिलने वाले हैं। चलिए, क्लियर है? चलिए, नेचुरल राजयोग है, हाँ नेचुरल राजयोग की व्यक्ति के जीवन में है। अब प्रश्न ये है कि जहां जहां पर भी आपको, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, जहां जहां पर भी पहला वाला राजयोग क्रिएट होता है, वह कुंडली पावरफुल है। वो कुंडली को आप सामान्य मत समझिएगा, सामान्य से उच्च स्तरीय प्रदर्शन करेगा। सेकेंड वाले राजयोग में भी बढ़िया रिजल्ट आता है, तीसरे वाले राजयोग में भी बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर किसी जन्म कुंडली में तीनों ही राजयोग नहीं है, फिर कुछ भी हो, व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से संघर्ष आएंगे, स्ट्रगल आएंगे। अब मैं आपको अनदर एंगल से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि राजयोग देख लिया, क्या ऐसी कुंडलियां हैं कि जहां पर राजयोग होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भारी कष्ट के भी योग है। तो भारी कष्ट के योग अलग अलग तरह से देखते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं कि किस जन्म कुंडली में भारी कष्ट के योग आपको दिखेंगे। अच्छा, जहां पर भी राजयोग दिखे, तो वहां पर आपको व्यक्ति को, है ना, प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये ग्रह से जुड़ा हुआ रत्न वगैरह पहने, अगर वो पंचम और 9 का लॉर्ड हो तो, जैसे इस व्यक्ति को। और वो 4 और 12 में नहीं बैठना चाहिए, वरना बुध का रत्न इसको पहनाया जा सकता था, लेकिन ये 12 में तो नहीं पहनाया जा सकता है, ठीक है। तो राजयोग वाले का आप निश्चित तौर पे व्यक्ति को बोल सकते हो कि आपको वैसे ही बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अब प्रश्न ये है, कुंडली खोलें और कौन से ग्रह कष्ट कारक हैं, कौन से ग्रह खतरनाक खतरनाक व्यक्ति के जीवन में भारी कष्ट देने की बात कर सकते हैं। यही 2 चीजें आपको सीखना है जन्म कुंडली खोलते से ही, कि आप कम से कम इतना तो निकालिए कि इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में बढ़िया ग्रह कौन सा है, राजयोग कौन सा ग्रह दे रहा है, और इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में राजयोग कहां से बना हुआ है, तो यहां से बना हुआ लिख सकते हैं। इसी जन्म कुंडली में हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कष्ट दे रहा है और कहां पर सबसे ज्यादा उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसकी बात करेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएंगे। बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला,
बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला। उल्टा फॉर्मूला कैसे है कि केंद्र और त्रिकोण से अपन ने देखे राजयोग, ये पाराशरी का सिंपल फॉर्मूला था। अब बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला, 6, 8 और 12 का कंजक्शन बने। अभी अपन केंद्र और त्रिकोण की बात कर रहे थे, अब बिल्कुल उल्टा कर लिया, 6, 8, 12 के सामी का कंजक्शन बने और वो त्रिकोण का लोड ना हो। ध्यान देना है, 6, 8 और 12 के सामी का कंजक्शन बने, पहली चीज ये कि खूब कष्ट मिलेगा, भर भर की कष्ट मिलेगा। आदमी बोलेगा कि साहब हम नहीं लेना चाहते कष्ट, उसको मिलेगा, अरे आपको लेना पड़ेगा। खूब भर भर के कष्ट किसको मिलेंगे? 6, 8, 12 के सामी का युति होना चाहिए, और वह युति वाले ग्रह जो भी हैं, त्रिकोण के लोड नहीं होना चाहिए, त्रिकोण के लोड नहीं होना चाहिए। बस फिर आप देखो, आप बहुत कष्ट, आदमी बोलेगा साहब जीवन में इतना कष्ट आया है, हमने तो कभी अनुभव ही नहीं किया। ठीक है, उसके क्या उपाय है? व्यक्ति को निश्चित रूप से, लोग बोलते हैं ना हम उपाय को नहीं मानते, अरे क्या नहीं मानते? जब जीवन में भारी भारी कष्ट आते हैं ना, तो आदमी डॉक्टर के पास, मंदिर में, पुरोहित में, पूजा पाठ में, कहाँ कहाँ नहीं भटकता। तो क्या व्यक्ति के जीवन में भारी कष्ट के योग है? हालांकि हर चार्ट में नहीं मिलते हैं, लेकिन भारी कष्ट वाले चार्ट होते हैं हमारे जीवन में। चलिए, छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, 6, 8, 12 भाव के स्वामी यहाँ पे मौजूद है। हमारा नियम क्या था? ये भाव त्रिकोण के लोड नहीं होना चाहिए, अगर त्रिकोण के लोड होते हम काट देंगे। शुक्र यहाँ पे छठे भाव का स्वामी है, तुला राशि, और ये त्रिकोण का लोड है, इसको काट देंगे, शुक्र को कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी अष्टम भाव के स्वामी को और द्वादश भाव के स्वामी को कंसिडर करेंगे। मतलब कि अष्टम भाव का स्वामी कौन है? गुरु। द्वादश भाव का स्वामी कौन है? मंगल। क्या इस चार्ट में गुरु और मंगल का युति बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो भारी कष्ट के योग हैं, हाँ लिखो कागज में। और ऐसा हो नहीं सकता कि पाराशरी गलत हो जाए, ऐसा असंभव है कि पाराशर ने कुछ कहा और वो योग का रिजल्ट नहीं मिले। आज नहीं कल मिलना निश्चित है। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु और मंगल का योग लगन में है। और लगन से अपन क्या देखते हैं? पहला भाव व्यक्ति के शारीरिक स्थिति का, व्यक्ति के दिमाग का, व्यक्ति के है ना मस्तिष्क का, व्यक्ति के बीमारी का, हेल्थ का आदि भाव प्रथम भाव से देखते हैं। ये व्यक्तियों कैंसर रहा, कई सालों तक कैंसर जूझते रहे व्यक्ति, इस बात को समझें। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ये पापी भाव मिले और भारी कष्ट आए प्रथम भाव से, व्यक्ति को इतनी बड़ी बीमारी आए और ये व्यक्ति है ना मंदिर, बड़े बड़े लोगों को ढूंढता रहा, कौन ठीक करेगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजें इस व्यक्ति के जीवन में ऐसे कष्ट के रूप में आया है कि इस व्यक्ति ने क्या क्या अनुभव नहीं, किस किस डॉक्टर के पास नहीं गया, किस किस वैद्य के पास नहीं गया, किस किस गुरुओं के पास व्यक्ति नहीं घुमा। आप मानकर चलो इतने कष्ट लगन में आए। चलो ये लगन में आया, अगर ये चतुर्थ हाउस में आता तो गृहस्थ जीवन में, सप्तम भाव में आता दाम्पत्य जीवन में, दशम भाव में आता करियर में, पंचम भाव में आता संतान में, नवम भाव में आता पिता और भाग्य में, जिस भी भाव में बनता, सेकंड हाउस में आता कुटुंब में, भाव 12 में आता तो विदेश में, है ना एक्स वाई जेड खर्चे में, जिस भी भाव में ये योग बनता वहां से भारी कष्ट का सामना करना पड़ता। इसका मतलब एक बात बहुत स्पष्ट है, इस व्यक्ति को उपाय 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 नीड है, उपाय की आवश्यकता करना ही पड़ेगा। उपाय बहुत जरूरी है। और हम कहते हैं हाँ साहब हम तो उपाय को नहीं मानते। क्या नहीं मानते यार, कैसी अव्यवहारिक बात कर रहे हो? कष्ट बड़ा, उपाय चाहिए ही चाहिए। निश्चित रूप से व्यक्ति को रेमेडीज की आवश्यकता पड़ेगा। चीजें क्लियर है? क्या ये व्यक्ति पावरफुल है? क्या ये व्यक्ति कर लेगा अपना जुझारूपन से स्थिति? इसका भी योग देख सकते हैं, स्वयं से देख सकते हैं। अगर केंद्र में पापी पापी ग्रह हैं, क्रूर क्रूर ग्रह हैं, तो खूब संघर्ष आएंगे और संघर्ष के साथ व्यक्ति अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करेगा। यहाँ पे केतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में, राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में। राहु शनि की कुंभ राशि को मूल त्रिकोणी मानता है, केतु सूर्य की सिंह राशि को मूल त्रिकोणी मानता है। इस बात को समझे कि ये दोनों ग्रह इतने पावरफुल हैं, ये व्यक्ति बहुत अपने आप को संघर्ष करके, है ना, बहुत सारी चीजों को स्वयं से सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि केंद्र में इतनी ताकत है। और केंद्र जब मजबूत होता है ना, तो व्यक्ति दम से अपना ओरा दिखाकर निकल जाता है, दम है बंदे में। इस बात को समझे। चलिए, तो ये आपको एक सामान्य राजयोग में सिखा रहा था कि कैसे कुंडली देखते हैं, पाराशरी से, वैदिक से कैसे देखा जाता है। अभी अपना एक सिंपल सा पार्ट हुआ है, आगे जाके अपन और बात करेंगे। केपी से देख लिया, भृगुनंदी नाड़ी से शुभकत्री योग देख लिया, अभी आगे और भी कॉम्बिनेशन है। अब मैं थोड़ा सा आपको केपी से विचार करवा देता हूं कि केपी से कैसे देखते हैं।
क्या केपी से भी आप जन्म कुंडली में जिस तरह से पाराशरी से राजयोग देखते हैं वैसे देखना चाहिए क्या? देखो, केपी का एक सिंपल सा फंडा है। और केपी क्या है? केपी सिग्निफिकेटर थ्योरी। केपी किसी भी तरह से अपने ग्रह और भाव की सूचकों की थ्योरी के आधार पर वर्क करता है। यही से वो राजयोग क्रिएट करता है। अब ये आपको पढ़ना आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये नंबर क्या है, हमें समझ में नहीं आया। ये नंबर बहुत सिंपल है। केपी सिग्निफिकेटर सिंपल सी बात करता है, कोई भी ग्रह अपने एनएल के माध्यम से सिग्निफिकेटर बनाता है ए, बी, सी और डी लेवल के। ये बहुत सिंपल है ना? तो आप पेड क्लास में आओगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, एक ही दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ग्रह टेनेंटेड अनटेनेंटेड भी होते हैं, आगे सूचक कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें होगी, जिसके आगे प्लस लगा हुआ है वो अनटेनेंटेड है। ये सिंपल थ्योरी है, बहुत बड़ा नहीं है, समझा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि सूचक बनाना हमारी उपयोगिता नहीं है। बात यह है कि आप सूचक के माध्यम से क्या डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा ग्रह राजयोग क्रिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू केपी, कौन सा ग्रह बढ़िया रिजल्ट दे रहा है अकॉर्डिंग टू केपी, कौन सा ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है अकॉर्डिंग टू केपी। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ से केपी से भी समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में बेहतर रिजल्ट देता है। चलिए कैसे देखेंगे केपी चार्ट। तो सिंपल सा एक ही नियम है जो कि वैदिक से ही फॉलो होता है। अगर आपको एक चीज बता देता हूँ, केपी जो है सिग्निफिकेंट थ्योरी की बात करता है, एसएल थ्योरी की बात करता है, टेलेंटेड अनटेलेंटेड की बात करता है। ये सारे के सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं पाराशरी से लिंक करता है, क्योंकि पाराशरी का पहला सिद्धांत था कि ग्रह नक्षत्र के अधीन होता है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का सिद्धांत मौलिक नहीं है, ये पाराशरी का मौलिक सिद्धांत है। और कृष्णमूर्ति जी अपने ग्रंथ में कहते हैं कि मैंने पाराशरी के सिद्धांत के साथ साथ नक्षत्र लॉट पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया है और महादशा पैटर्न के माध्यम से हमने केपी को फॉलो किया है। इस बात को समझें कि वो तो ये मानते हैं, हाँ उन लोग को फॉलो करने वाले लोग बोलते हैं कि भैया हम तो नहीं मानते, तो वहां पे दिक्कत है। पारा केपी पूरी तरह से पाराशरी से बेस्ड है। अतः मैं तीनों पद्धति को एक साथ मिक्स करके पढ़ाता हूँ। ध्यान देना चीजों को लेकर, कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सा ग्रह बुरा रिजल्ट देगा, ये केपी वाला बहुत अच्छे से बताता है। एक सिंपल सा केपी में नियम है कि केपी ये बोलता है, एक बहुत अच्छा केपी का मुझे नियम लगता है और इसीलिए मैं केपी कॉम्बोस देखता हूं कि कॉम्बो, है ना, इंग्लिश में लिखता हूं। क्या बोलता है वो? कॉम्बोस वर्क्स, कॉम्बोस कार्य करेगा। अकेला ग्रह और अकेला भाव कभी भी कार्य नहीं करता, कॉम्बोस कार्य करता है ग्रह के रिजल्ट को देखने के लिए। फिर केपी तीन नियम को फॉलो करता है कि कॉम्बोस कार्य करता है तो भैया क्या करेंगे। तो केपी बोलता है कि अगर कॉम्बोस में एक ही नियम पे बात करूंगा क्योंकि दो नियम बहुत आगे तक चले जाएंगे फिर तो आप गुमराह हो जाओगे। एक ही नियम पे बात करते हैं कि कौन से ग्रह अच्छे नहीं है, इतना बता देता हूं आज। अगर कोई भी ग्रह 4 8 12 या फिर 6 8 12 के ज्वाइंट सिग्निफिकेटर बनाता है, 4 8 12 6 8 12 के ज्वाइंट सिग्निफिकेटर बनाता है, तो हम ये कहेंगे कि केपी में वो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। ये केपी का सिंपल फंडामेंटल रूल है। ये पहला नियम में भी 3 4 नियम और है कि कौन सा ग्रह राजयोग देता है, कौन सा ग्रह क्या देता है। लेकिन मुझे तो ये सॉर्ट आउट करना है कि इस जन्म कुंडली में, है ना, ये जन्म कुंडली आपको समझाया था मैं, हाँ सॉफ्टवेयर अलग आ गया, चिंता नहीं करना है। ये वाला जन्म कुंडली बुध और शुक्र का राजयोग वाली बात कर रहे थे ना अपन, पहला अपन ने केस स्टडी देखा था, केस स्टडी 1, उसी का ही केस स्टडी है। तो क्या इस जन्म कुंडली में हमने वहां तो डिसाइड कर लिया था कि बुध और शुक्र से एक राजयोग क्रिएट हो रहा है। क्या केपी भी इस बात को फॉलो कर रही है? तो चलो समझते हैं। चलिए केपी का नियम क्या है। अब यहाँ पे समझो कि ये ग्रह 6 दे रहा है, 6 दे रहा है, 6 दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन बोलेंगे अरे 6 आ रहा है तो बुरा, हाँ तो ऐसे करते हैं कई सारे स्टूडेंट करते हैं, अरे सर हमारे तो जन्म कुंडली में छठा भाव ऑपरेट हो गया है, अष्टम भाव ऑपरेट हो गया है, अब तो कष्ट ही कष्ट आएंगे, अब तो दुखी दुख आएंगे। अरे भैया कैसे अवगारिक बात कर रहे हो। केपी बोला कि कोई भी ग्रह कॉम्बोस के साथ वर्क करता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अष्टम ऑपरेट आए, छठा ऑपरेट आए, 12वां आए, इतनी सी बात ध्यान लगाना है कि 6 के साथ 12 तो नहीं आया, 6 के साथ 12 आया है, सूर्य कष्ट देगा। 6 के साथ 12 आया है, 8 भी आया है, मंगल कष्ट देगा। हाँ सूर्य मंगल कष्ट देंगे, इसके उपाय करना नितांत आवश्यक है। 6 के साथ 12 आया है, गुरु कष्ट देगा। समझ में आ रहा है कि ना? 6 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं आया, वीनस में 6 के साथ 12 8 कुछ भी नहीं आया, वीनस कष्ट नहीं देगा। 6 के साथ यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, 8 ये 12 शनि कष्ट नहीं देगा। राहु और केतु के सिग्निफिकेटर अलग से निकालते हैं, वो एक अलग चीज है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 3 ग्रह व्यक्ति के जीवन में कष्टप्रद रह सकते हैं, सूर्य, मंगल और जुपिटर। यहाँ पे हमको सीधा निकल समझ में आ गया कि इन 3 ग्रहों के तो उपाय लगेंगे। हाँ कुछ भी कह दो, इन 3 ग्रहों के तो रेमेडीज करना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि केपी वर्क कैसे करता है। अच्छा कौन सा ग्रह मजबूत है थोड़ा सा बता देता हूँ। मजबूत के लिए एक फॉर्मूला है केपी में,
जो ग्रह 10 और 11 के साथ, 10 और 11 भी मजबूत है, लेकिन जो ग्रह 10 और 11 के साथ +5 या 9 भी दे जाएगा, तो इसी को केंद्र त्रिकोण योग बोलते हैं। बहुत मजबूत है, अद्भुत योग है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह बहुत मजबूत है। सबसे पहले बात करेंगे 10 और 11 वाले ग्रह को सिलेक्ट कर लेंगे। ये चंद्रमा के पास 10 और 11, एक तो ये मजबूत होगा ही होगा। दूसरा, बुध के पास 10 आ रहा है, एक ये मजबूत होगा ही होगा। बाकी अन्य ग्रह किसी के पास 10 और 11 नहीं आ रहे हैं। अतः एक बात स्पष्ट है कि चंद्रमा और बुध इस जन्म कुंडली में बहुत मजबूत है। इससे जुड़ा हुआ कुछ भी काम करवाइए व्यक्ति से, कुछ भी काम करवाइए, चंद्रमा और बुध से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर हार मान ले और व्यक्ति से काम ना हो, आप मेरे से लिख के ले जाओ, उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य होंगे। और इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अभी तक, है ना, 10 साल 15 साल से करियर में हो गए हैं, बुध और चंद्रमा से ही जुड़े हुए कार्य करता है और उससे ही उसका बहुत जबरदस्त काम चलता है, अनबीटेबल, कोई बीट नहीं कर सकता व्यक्ति, बहुत बढ़िया काम कर सकता है। चलिए, इन दोनों में से कौन सा ग्रह बढ़िया है? तो सिंपल सा नियम है, 10 और 11 के साथ जो 5 और 9 दे जाए। यहां पर चंद्रमा ने 9 दे दिया। बुध और चंद्रमा की बात करेंगे, हम स्पष्ट बोलेंगे, चंद्रमा मोर पावरफुल, चंद्रमा मोर पावरफुल है अकॉर्डिंग टू केपी। और अगर हम बात करेंगे वैदिक से, तो चंद्रमा अगेन मोर पावरफुल, क्योंकि वो केंद्र में बैठा है यार। लाभेश का स्वामी केंद्र में आके बैठा है। वैदिक में एक नियम है, किसी भी भाव से 12वां भाव उसका विरोध करता है, सिर्फ इन 3 भावों को छोड़कर, इन 3 भावों को छोड़कर। 11वें का स्वामी दशम में बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दशम का स्वामी नवम में बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इन 3 भावों को छोड़कर बाकी हर जगह वहां पे नियम लगेगा कि किसी भी विरोध करता है। यहाँ पे 11वें का स्वामी का संबंध दशम में बैठा, मतलब लाभ बहुत होगा, राजयोग है। दशम का स्वामी अगर नवम में बैठे हैं, तो इसको धर्म कर्म योग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पाराशरी। तो इस बात को समझना है कि हम वापस से केपी से टेली कर लेते हैं। केपी में बहुत अच्छे सिस्टम होते हैं कि आप किसी भी ग्रह के इवेंट केपी सूचक कॉम्बिनेशन के माध्यम से दे सकते हो, तो वहां पे रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। चलिए, तो हर तरह की इवेंट, अब शादी करना है, ब्याह करना है ना, विदेश की बात करेंगे तो केपी में हर घटना का आपको देखने के लिए वहां पे सिग्निफिकेटर होते हैं। तो उस सिग्निफिकेटर के माध्यम से ही हम देख लेते हैं कि कौन विदेश जाने के लिए 3 9 12 कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, शादी के लिए 2 7 11 कॉम्बिनेशन। जो ग्रह 2 7 11 देगा शादी करवाएगा, जो ग्रह 3 9 12 देगा विदेश देगा, जो ग्रह 4 9 11 देगा शिक्षा देगा। आप देख सकते हो कौन सा ग्रह व्यक्ति को विदेश देगा, पूछ लिया जाए। जिस ग्रह ने 9 और 12 की बात किया, चलो भैया सूर्य विदेश देगा। जिस ग्रह ने 9 और 12 के ज्वाइंट सिग्निफिकेटर बनाए, 3 9 12 9 12, कौन कौन देगा यहाँ देख सकते हो, है ना। तो मंगल 9 और 12 मंगल विदेश पहुंचाएगा, ठीक है। और कौन है, गुरु 9 और 12 गुरु विदेश पहुंचाएगा। इस बात को समझिए कि केपी बहुत चीजें सॉर्ट आउट कर देता है और आसान तरीके से हम ग्रह के सिलेक्शन कर लेते हैं। हर इवेंट के हम 100 से ज्यादा इवेंट क्लास में पढ़ने वाले हैं, मोर देन 100 इवेंट, कि कौन सा व्यक्ति क्या काम होगा, नौकरी, बिजनेस, ये वो, लोन, कर्ज के ऊपर, बहुत सारी तरह के हमारे पास इवेंट रहते हैं। चलिए, अब यही क्लियर नहीं हुआ, इसके बाद केपी में भाव के चीजें भी होती है कि आप यहाँ के बाद आप भाव की भी बात जान सकते हो। आपको समझ में आए कभी कि यार हमने तो केपी पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, हम पढ़ा देंगे, क्यों चिंता करते हो। अब वो प्रश्न ही आएगा कि कैसे व्यक्ति के जीवन में हम समझें कि कौन से भाव का कार्य कौन सा ग्रह करता है। आप देखो, लगन का कार्य सिर्फ एक ही ग्रह कर रहा है, इसका मतलब एक बात बहुत स्पष्ट हो गया। स्पष्ट मतलब साफ स्पष्ट, कि इस व्यक्ति का जो लगन है पूरी तरह से बुध से प्रभावित रहेगा। जीवन पर्यंत इस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलेगा, बुध से ही जुड़ा हुआ दिमाग चलेगा। बुध कैसा है, जिस तरह का बुध हो वो प्रिडिक्शन डाल दो। बुध शुक्र राहु के साथ है, दिमाग कुछ ज्यादा तेज है, ज्यादा होशियार है, चालाक व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, बहुत सारी बातें कर सकते हो। राहु के कारण थोड़ा सा इस तरह का हम एड ऑन कर रहे हैं, वरना दिक्कत नहीं है। बुध शुक्र अपने आप में कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा होशियार, चालाक आदि आदि व्यक्ति हो सकता है, धन कमाने में इंटरेस्टेड व्यक्ति हो सकता है, लगन बुध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन से ग्रह, कौन से भाव सबसे ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे आप देखो कौन से भाव सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो छठा भाव सबसे ज्यादा एक्टिव है। हाँ, इतने सारे ग्रह कार्य कर रहे हैं, हर व्यक्ति बोल रहा है हम भी छठे का काम करेंगे, हम भी छठे का काम करेंगे। इतने सारे ग्रह छठे का काम करेंगे तो व्यक्ति का छठे भाव से देखे जाने वाले तथ्य बहुत बढ़िया तरीके से आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिशा दे रहा हूँ कि इस तरह से प्रिडिक्शन किया जा सकता है और आपके लिए इतना रामबाण बनेगा। केपी मतलब क्या होता है, केपी मतलब कृष्ण मूर्ति सिस्टम। हाँ, ये आज के नए जमाने की है ना नींव है, रीढ़ है ज्योतिष में प्रिडिक्शन करने के लिए। इसलिए रीढ़ है क्योंकि ये सिस्टम बनाता है, सिस्टम बनाता है। और सिस्टम जब भी बनेगा
तब पता चलेगा कि भैया इन भाव के कार्य एबीसीडी लेवल से ये ग्रह कर रहे हैं। अब हमको कॉम्बिनेशन बनाने आएंगे, सूचक बनाने आएंगे, ज्वाइंट सिग्निफिकेटर बनाने आएंगे। आप बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब भैया मेन चीज ये है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं उपाय की बात बता देता हूँ क्योंकि प्रिडिक्शन बहुत सारा हो जाएगा। बात यह है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति आप प्रिडिक्शन करोगे, कभी भी जीवन में कोई व्यक्ति बिना उपाय नहीं जाता है। बिना उपाय के कोई भी व्यक्ति कभी भी जाता ही नहीं है। उपाय निश्चित रूप से, सामान्य रूप से व्यक्ति को चाहिए, और उपाय नहीं मिलेगा तो व्यक्ति बहुत दिक्कत में आ जाएगा, बोले ये क्या कर रहे हो, उपाय नहीं दे रहे हो। चलिए, अब मैं आपको एक सिंपल थ्योरी समझाता हूं, क्योंकि उपाय की बात करेंगे ना तो कृष्णमूर्ति पद्धति अपने किताब में लिखते हैं, ग्रंथ में लिखते हैं कि देखो हम किसी उपाय को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर किसके पास जाओगे, वैद्य को पकड़ोगे। तो ऋषि पाराशर जी बोलते हैं हाँ अपने पास बहुत हर तरह के उपाय है, हर चीज का इलाज अपने पास है। चलो वापस से पाराशरी पे आएंगे। पाराशरी के बिना उपाय आप नहीं समझ सकते हो, तो हमको वापस से उस चीज पे आना पड़ेगा। तो पाराशरी कॉन्सेप्ट देता है, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी भाव का स्थिर कारक होता है। देखो ध्यान देना, जो लगन कुंडली बनेगा ना, तो एक तो होगा कि भैया लगन का स्वामी कौन है, सेकंड का स्वामी कौन है, जो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का कार्येश होगा। कार्येश मतलब सिग्निफिकेटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सिग्निफाई करेगा या कार्येश होगा। तो इस बात को समझें कि 10th हाउस का लॉर्ड मान लो शनि है या मंगल है या जो भी है, वो तो 10th हाउस का कार्य करेगा। लेकिन फिर वापिस से पाराशरी ने एक और बात कहा कि वापिस से रुको, हाँ इतने फॉर्म में नहीं आना है। उन्होंने फिर बोला कि देखो ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश है, मान लो बुध का लग्न है, और वो लग्नेश मान लो स्वराशि का उच्च राशि का है, स्वराशि का और उच्च राशि का है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलेंगे, और लग्नेश बहुत मजबूत है, सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से होगा, ऐसा वैसा राजयोग आदि आदि। पाराशर ने कहा कि रुको, इस बात की पुष्टि करेगा यहाँ का स्थिर कारक। लग्नेश बढ़िया हो गया उससे मतलब नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है, वो बोलेगा नहीं साहब सूर्य तो बहुत बेकार स्थिति में है, हाँ फंसा हुआ है। हाँ तो फिर रुको, फिर रुकिए, आपको बिना सूर्य के प्रथम भाव के कभी भी पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए भारत के लोगों ने कहा होगा कि ओम सूर्याय नमः, मित्राय नमः, रवि नमः, भास्कराय नमः। किसी भी तरह के योग को एक्टिवेट करने के लिए भारत के लोगों ने कहा होगा कि हम सूर्य नमस्कार करेंगे, हम सूर्य भगवान को दीपक लगाएंगे, हाँ जो भी करेंगे, जल चढ़ाएंगे आदि आदि। तो उन्होंने इस तरह के रिवाज का क्यों कहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी जन्म कुंडली में स्थिर कारक सूर्य है। तो कहने का मतलब ये, मैं स्पष्ट थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा ताकि आपको कनेक्टिविटी बने टाइम के साथ। तो सूर्य के बिना लगन का पुष्टि नहीं होगा। निश्चित रूप से सूर्य के रेमेडीज पक्के तौर पे करना चाहिए। कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर सूर्य के रेमेडीज करेंगे तो क्या हमारी नौकरी लग जाएगी, नो। फिर क्या होगा, सर हमको तो बहुत परेशानी है ना, तो क्या हमारे तबीयत ठीक हो जाएगा, उत्तर है यस। भाई जो ग्रह जो कार्य कर सकता है उससे वही बात करो ना। सूर्य नौकरी नहीं लगवाता, सूर्य बोलता है कि मैं आपके प्रथम भाव की चीजों को लेकर बहुत बढ़िया कर सकता हूं। सूर्य प्रथम भाव का स्थिर कारक है, बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति के जीवन में आरोग्यता स्वास्थ्य दे सकता है। सूर्य किसी भी तरह से छठे भाव का तो इस कारक है ही नहीं। नौकरी का काम सूर्य नहीं है। नौकरी बोले नहीं नहीं सर, आप बोलोगे कि क्या सूर्य नमस्कार से हमारा पद प्रतिष्ठा प्रमोशन वगैरह ठीक ठाक हो सकता है, उत्तर है यस, आपका बिल्कुल रूप से अच्छे रूप से हो सकता है। चलिए, इसी तरह से हम बात करेंगे द्वितीय भाव का स्थिर कारक कौन होता है, जुपिटर। भाव 2 के स्थिर कारक होते हैं जुपिटर। बिना गुरु के व्यक्ति के जीवन में धन के मामले में कभी संतोष वाली स्थिति नहीं आ सकती है। अगर गुरु अच्छा नहीं है, व्यक्ति कितने ही रुपए कमा लेगा, 1 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा लिए, फिर भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट है कि साहब मेरे तो खर्चे ही नहीं पार हो रहे हैं, गुरु के बिना नहीं होता। इसी तरह से तृतीय भाव बहुत बढ़िया है, लेकिन जन्म कुंडली मंगल खराब है, व्यक्ति पराक्रम नहीं दिखा सकता। कोई व्यक्ति आ गया, सब पुलिस वाले आ गए घर पे, हाँ पूछताछ करने किसी चीज को लेकर, और मंगल खराब है, तो भैया पराक्रम नहीं दिखा पाओगे। तृतीय भाव का स्थिर कारक मंगल होता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ हाउस में आप बोल दो शनि उच्च का है, बहुत बड़े रिजल्ट देगा, हाँ देगा, लेकिन चंद्रमा अगर खराब है तो फिर भैया शनि बोलेगा कि आई एम सॉरी, मुख्य जो व्यक्ति है वो सही होना चाहिए, चंद्रमा के बिना चतुर्थ भाव नहीं चलता। इसी तरह से पंचम भाव गुरु का, छठा भाव रोग ऋण शत्रु, हाँ रोग ऋण शत्रु में कौन से ग्रह की भूमिका है, आज पूरी दुनिया किन 2 ग्रहों की वजह से परेशान है, तो लिखो कागज में, ये छठा भाव
मंगल लोन का कारक, राहु लोन का कारक। ध्यान देना है, पूरी दुनिया लोन और कर्जे से परेशान है। हर चीजों में बैंक के लोन दे देती कि हाँ साहब ले जाओ, लोन वोन मिल रहा है। इस बात को समझें, जैसे ही लोन लोगे आप, जैसे ही लोन लोगे जीवन में, और आपकी जन्म कुंडली में छठा भाव उसी दिन से एक्टिवेट हो गया, मतलब अब आपको शत्रु, कंपटीशन, रोग, ऋण, लोन लोन लेते से ही दिमाग में टेंशन, कहीं ना कहीं व्यक्ति को बीमारी उसी दिन से आ जाती है जिस दिन से लोन लिया। मानसिक रूप से व्यक्ति टूटता है ना, आप माने या ना माने। चलिए, सप्तम भाव का स्थिर कारक कौन होता है? शुक्र। कोई भी ग्रह यहाँ बैठे, किसी भी तरह की स्थिति बने, सप्तम कितना अच्छा हो, शुक्र बढ़िया नहीं है, आपको उपाय करने पड़ेंगे, शुक्र को सुधार करना पड़ेगा किसी भी तरह से। जब तक शुक्र अच्छा नहीं होगा, सप्तम के रिजल्ट पूरी तरह से प्राप्त नहीं होंगे। अष्टम भाव और द्वादश भाव का स्त्री कारक ग्रह होता है शनि, ठीक है, इसका केतु भी होता है, ठीक है। जब तक व्यक्ति, है ना, अष्टम भाव और द्वादश भाव को बोलते हैं रिसर्च का, पीएचडी का, शोध का। जब तक हमारी जन्म कुंडली में शनि बढ़िया भूमिका में नहीं है, क्या शोध करेगा भैया? शोध नहीं कर सकता। अगर शनि बोल दे कि साहब मैं सपोर्ट नहीं करता, और अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी कितने ही कुछ भी हथेली लगा ले, शनि बोलेगा ना कि ना भैया मैं तो दे ही नहीं रहा तुमको शोध, लिख लो कागज में, घटना उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होना चाहिए, कमी, अपूर्णता रहेगा। तो लोग बोलते ना कि सर हमारे जीवन में इतनी अपूर्णता क्यों है? अपूर्णता क्यों है? स्थिर कारक में कहने की दिक्कत है। अतः पाराशरी ने बहुत ध्यान लगाया है। एकमात्र ऐसा भाव है जिसके स्थिर कारक सबसे ज्यादा होते हैं। 4 ग्रह स्थिर कारक होते हैं: सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, साम, दाम, दंड, भेद। करियर करते हो, हर तरह की आपको युक्ति लगाना आना चाहिए। एक चीज से करियर नहीं बनता। हाँ, नहीं समझ में आता तो हर जगह देखो, जो भी व्यक्ति काम धंधे करता है ना, तो साम, दाम, दंड, भेद, जिस भी तरह से समझ में आए वो काम करिए, लेकिन आपका करियर मजबूत बनना चाहिए। 100 बात की एक बात, इससे आपकी पहचान है। नवम भाव के स्त्री कारक कौन है? गुरु है। जब तक आपके जीवन में गुरु मजबूत नहीं होता, तो व्यक्ति के जीवन में उच्च शिक्षा के योग नहीं बनते। ये रामायण ज्योतिष भी हर कोई नहीं ग्रहण कर सकता जब तक भाग्य मजबूत नहीं, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं, हमारे जन्म कुंडली में गुरु मजबूत नहीं, तब तक हम अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते। ध्यान देना, अच्छी जगह पहुंचना ही गुरु का बात करता है कि बहुत बढ़िया, भाग्य से मजबूत व्यक्ति बहुत सही जगह और पहुंच गया। चीजें क्लियर है? एकादश भाव का स्थिर कारक भी गुरु होता है। तो गुरु जन्म कुंडली में सबसे मजबूत होना चाहिए। इसलिए भारत की संस्कृति ने कहा, क्यों कहा? गुरु 5 भाव की स्थिर कारक होता है, सेकेंड हाउस के, पंचम भाव के, नवम भाव के, दशम भाव के, एकादश भाव के। 5 भाव के स्थिर कारक कुंडली में होते हैं 12 भाव। 12 में से अकेला 5 तो गुरु बोल रहा है कि भैया 40% काम तो भैया मैं अकेला कर दूंगा, पासिंग नंबर तो मैं अकेला ले आऊंगा। अब आप क्या करो? गुरु को मजबूत करो। अब भारत ने गुरु के क्या क्या रेमेडीज नहीं दिए हैं। हाँ, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, धर्म को फॉलो करेंगे, हाँ, ज्ञान लेते रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में काम करते रहेंगे, शिक्षा अध्ययन करना। गुरु के कुछ मूलभूत तत्व बता देता हूँ कि गुरु क्या करता है। गुरु कहाँ पे, देखो आपको कभी समझ में नहीं आया ना, जैसे अभी एक मेंबर ने प्रश्न पूछा, सर गुरु उच्च कैसे करे या गुरु को अच्छा कैसे करे? कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि कोई ग्रह कैसे अच्छा होता है। तो सिंपल सा एक ही लॉजिक ऋषि पाराशर जी ने दिया है, और वो ये था कि गुरु कौन से भाव का स्वामित्व रखता है और कहां पे उच्च का होता है। उच्च मतलब उत्कृष्ट रिजल्ट आएंगे, उत्कृष्ट रिजल्ट, एक्सीलेंट। समझ में नहीं आ रहा है? तो उच्चतम रिजल्ट, बेहतरीन गुरु कब होता है? 9th और 12th हाउस में भी गुरु। अब देखो कि गुरु के कैसे काम करेंगे तो आपका गुरु मजबूत होगा। पहली चीज है, इसको बोलते हैं भाग्य का, इसको बोलते हैं धर्म का, इसको बोलते हैं उच्च शिक्षा का, इसको बोलते हैं ज्योतिष का। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज्योतिष का कोर्स करना है, मैं बता रहा हूँ कि इसको बोलते हैं ज्योतिष का, आदि आदि हर तरह की चीजें आपका ये नवम भाव एक्टिवेट करवाता है। अगर आपने टीचिंग लाइन में काम किया, किसी को ज्ञान दिया, पढ़ना चालू किया, सीखना चालू किया, वेद का है ना, पढ़ना चालू किया, रामायण गीता आदि आदि बहुत अच्छे से गहराई से आपने मन लगा के पढ़ना स्टार्ट किया है, आपने गुरु का सम्मान किया है, पिता का सम्मान किया है, बड़े लोगों का सम्मान किया, मालूम पड़ेगी तो आप शास्त्र में तो पूर्ण है, हाँ बहुत खतरनाक व्यक्ति है शास्त्र में तो, हाँ, लेकिन पिता का सम्मान, पिता हमारे सामने कुछ नहीं लगते, हमारे सामने पिता का कोई सम्मान नहीं है। तो मतलब चलो कि गुरु फिर कुछ भी नहीं कर सकता। नवम भाव फादर का, जिस व्यक्ति ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, वो व्यक्ति कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। भगवान श्री राम
भाग्य से आया है। कभी अनुभव किया है कि रामनवमी राम नवम भाव में है ना, राम आने का स्वागत होता है, सम्मान होता है। राम क्यों सम्मानित है? राम ने अपने पिता का सम्मान किया। पिताजी का वचन झूठा नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। पिताजी का देहांत हो गया, माता कह है कि भैया चलो घर पे, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं नहीं, पिता जीवित होते तो बात अलग होता। अब पिताजी के देहांत होने के बाद अब मैं चला जाऊंगा वनवास छोड़ के, पिताजी को दुख लगेगा। राम एक आदर्श बेटा है, राम भाग्य से बहुत मजबूत व्यक्ति है। राम ने अपने आप में नवम भाव को इतना मजबूत बना लिया। ये बात रावण का बेटा इंद्रजीत भी करता है। उस भी व्यक्ति का नवम भाव बहुत मजबूत है। अपने पिता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी कि मुझे पता है कि सामने वाला व्यक्ति भगवान है। मैं जानता हूँ पिताश्री कि वो राम और लक्ष्मण साधारण मानव नहीं है। लेकिन अब क्या, जो व्यक्ति पिता से विमुख होता है तो देवता भी उसका सम्मान नहीं करता। ये रामचरितमानस में ये रामानंद सागर का डायलॉग इंद्रजीत बोलता है। तो बहुत गहराई से इंद्रजीत को भी पता है कि नवम भाव क्या है। नवम भाव को बोलते हैं भगवान। आपको भगवान को प्राप्त करना है, कहाँ जा रहे हो इधर उधर? अपने घर के बड़े लोगों को, अपने घर के बड़े लोगों को सम्मान किया, है ना, उनको आदर से बात किया। आपने उच्च शिक्षा लिया, ज्ञान की बात किया, वेद की बात किया, धर्म की बात किया। आप ये समझते हो कि धर्म क्या होता है। आपको पता है अभी धनुर्मास गया ही है, जस्ट 9 नंबर की राशि में सूर्य रहता है ना, इसको बोलते हैं धनुर्मास। अभी जस्ट गया ही है, अभी सूर्य चल रहा है मकर राशि में। अभी आपने पतंग वतंग उड़ाई है, सूर्य का मकर राशि में स्वागत किया है। धनुर्मास एक ऐसा महीना है, आपके यहाँ पे आप जहां पर भी रहते हो वहां पे सबसे ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम हुए होंगे। और इसी महीने में भारत में शादियां नहीं होती। कुछ भी हो जाए इस महीने में शादियां नहीं करवाएंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए, अकाल पड़ जाए, लड़की भाग जाए, शादियां नहीं करना, अगले महीने तक रुक भैया, मकर राशि में सूर्य को आने दे, तब शादी करवाएंगे। इसलिए शादी नहीं करवाते हैं। ये पूरी तरह से धर्म का महीना है। और ऐसा हिंदुइज्म को पता है कि अगर इस महीने जितना आप धर्म कर्म करोगे वो आदर्श रूप से पूरे साल में आपके लिए अजय बीज की तरह, अजय फल की तरह कार्य करता है। तो नवम भाव में जब सूर्य धनु राशि में आता है, आपको आपको अनुभव नहीं होता? इसी महीने में सबसे ज्यादा कथाएं भारत में होती, कभी अनुभव किया है? हाँ यार, कथाएं हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, ज्ञान की बात हो रहा है, नानी बाई का मायरा हो रहा है, बहुत सारी चीजें इस महीने में होता है। क्यों? क्यों यही महीना सिलेक्ट किया गया? आप इस बात को समझें कि इस महीने की ताकत क्या है, इस राशि की ताकत क्या है। तो इस बात को हमें समझना है कि ज्योतिष शास्त्र किस तरह से आपके रेमेडीज की बात कर सकता है। सिर्फ इस राशि का महीना, इसको ढंग से अगर आपने अप्लाई कर लिया, ये पूरी जन्म कुंडली में 1 साल का टारगेट पूरा कर देता है। चीजें क्लियर है? फिर ये महीना आप चूक गए तो फिर एक और राशि आती है, ये राशि। इसी महीने में तो अपना क्या आता है, हिंदू वर्ष का, हिंदू का नया साल, चैत्र प्रतिपदा। कब आएगा? जब सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे, चैत्र प्रतिपदा मनाता है। आप बोले सर हम तो ये भी चुक गए, हमने तो उस दिन भी पूजा पाठ नहीं किया, नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं किया। एक और त्योहार आता है, उसमें मत चुकना। इसको बोलते हैं गुरु उच्च का। आइए सावन मनाते हैं। हाँ, ये सावन महीना पूरी तरह से कथा, भागवत, धर्म के हर तरह के कार्य, भंडारा, ये वो महोत्सव, पूजा पाठ, पंडितों को फुर्सत ही नहीं होता भैया। सावन महीना बहुत जबरदस्त महीना आया। इस महीने में वापस से गुरु से जुड़ने वाले सारे कार्य करिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए। ये गुरु की बातें बता रहा हूँ कि कब गुरु की बातें एक जाती है, आपको पता है। सब ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ देखने का नजरिया आना चाहिए। कोई व्यक्ति बोले साहब हमको तो शुक्र का नहीं पता होता, नहीं पता होता, क्या बात कर रहे हो? शुक्र जी कौन सी राशि? 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। शुक्र यहाँ पे मूल त्रिकोण होता है। कभी आपने अनुभव किया है जब सूर्य, अच्छा सूर्य की बात बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सूर्य आपका साइकिल है। साइकिल क्यों है? सूर्य के माध्यम से राशि का स्थापना हुआ है, सूर्य के माध्यम से महीने का स्थापना हुआ है। और इसी सूर्य को पृथ्वी कहा जाता है। ध्यान देना है, आपने कभी अनुभव किया है कि जन्म कुंडली में सभी ग्रह होते हैं, पृथ्वी नहीं होता? इस सूर्य को ही पृथ्वी कहा जाता है। हम बोलते हैं कि सूर्य ने राशि परिवर्तन किया। अरे भले व्यक्ति, सूर्य कभी राशि परिवर्तन कर सकता है? सूर्य तो स्थिर है। राशि परिवर्तन पृथ्वी करता है। तो लोग कंफ्यूज ना हो, तो पृथ्वी के नाम से सूर्य को रखा गया कि सूर्य ने राशि परिवर्तन किया। सूर्य उदय होता है, जबकि सूर्य तो वही का वही है, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए सूर्य उदय दिख रहा है। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि ये सारी चीजें, साइकिल की बात कर रहा हूं ना, पृथ्वी है यहाँ पे। जहां पर भी सूर्य की बात आ रहा है ज्योतिष शास्त्र में, जहां पर भी सूर्य लिखा हुआ मिलेगा वहां पर आपको पृथ्वी की बात मानना है कि पृथ्वी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मंगल ग्रह पे नहीं पड़ेगा, पृथ्वी पे पड़ेगा। चलो, सूर्य तुला राशि में आता है। भारत क्या करता है? हाँ, भूल मत जाना, राम आने की तैयारी कार्तिक माह मनाता है। और कार्तिक माह
सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन। हाँ, अमेजोन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, बाजारों में देखो, बाजार दुल्हन की तरह सज जाते हैं। दीपावली भैया, सबसे बड़ा बिजनेस लोगों का यहाँ से निकलता है। पूरे 8 महीने 10 महीने एक तरफ, और ये दीपावली का 1 महीना एक तरफ। इतना बिजनेस बनता है भारत में। लोग कार लेते हैं, घर लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। दीपावली क्या छोटा मोटा त्योहार है? बहुत बड़ा त्योहार। सेल लगती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कि लीजिए सामान, धड़ल्ले से बिकता है। आने वाले ये 2 महीने, ये 2 महीने, 4 5 महीने में इतना ग्राहकी नहीं होता जितना दीपावली पे लोग खूब अपना ग्राहकी लेते हैं। तो इस बात को समझें कि क्या होता है। तुला मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तुला राशि क्या करता है? बिजनेस। शुक्र मतलब व्यापार का कारक। शनि या उच्च होता है व्यापार का कारक। तो बाय डिफॉल्ट गुरु धर्म का कारक। तो भारत में कथाएं हो रही है, शुक्र व्यापार का कारक है, तो भारत के लोग बिजनेस में भी अग्रणी है। इस बात को समझें। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कुंडली देखते कैसे हैं, उपाय करते कैसे हैं। चलिए, स्थिर कारक समझ में आया। इस बात को समझे। अगर सूर्य खराब, प्रथम भाव रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आएगा। गुरु खराब है तो कई सारे भाव टूट जाएंगे, मतलब कुंडली आदि खराब हो गई है। इसलिए भारत में गुरु का बहुत वैल्यू किया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शायद इसीलिए भारत में गुरु का इतना बड़ा सम्मान रखा गया और गुरु की बात को काटा नहीं गया कि अरे गुरु ने कहा है तो निश्चित तौर पे हम वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु भाग्य से बोलता है। हमारे जीवन में भाग्य होता है, अच्छे कर्म होते हैं तो हम सही जगह आ जाते हैं, सही गुरु के पास आ जाते हैं। तो गुरु बहुत बड़ा भूमिका। मंगल खराब, तृतीय भाव के रिजल्ट पूरे नहीं मिलेंगे। चंद्र खराब, फोर्थ हाउस के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मंगल राहु खराब, छठे भाव के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शनि खराब, अष्टम के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस तरह से आपको समझना है। शनि केतु खराब, अष्टम के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आदि आदि। चलिए, अब उपाय की एक शानदार श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। आप बोलोगे राहुल सर ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। जब भी कुंडली देखो ना, एक बात समझें कि कुंडली देखते से ही आपकी चीजों में एक चीज होना चाहिए, और वो ये है। हाँ, रीता मैडम डेमो है, तो डेमो में ऐसे ही चलता है, क्योंकि पेड क्लास में हम 60 सेशन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें कवर करना है। मेरे पास सिर्फ 90 मिनट का समय होता है। मुझे 90 मिनट में आपको पूरी पिक्चर दिखाना है कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं पढ़ाता कैसा हूँ और किस तरह से लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको वो समझना है। चलिए, तो ये डेमो क्लास है। आपको ध्यान लगाना है कि इसके बाद हमारा पेड क्लास होने जा रहा है, जो कि 26 जनवरी से शुरू होगा, जिसका फीस मैं डिस्कस कर लिया हूँ। आज बात नहीं करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर ही लोगे। अच्छा, कौन सा ग्रह किस तरह से व्यक्ति के जीवन में काम करेगा? कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेके आ जाए कि साहब हमारे पास तो धन की बहुत कमी है। अच्छा, क्या करोगे? करोगे क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। वो बोले कि साहब आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। मेरे को तो ये जानना है कि आप कुंडली में देखोगे क्या। और कुछ भी देख लिया आपने, छठे भाव दशम भाव, चलो देख लिया, उपाय क्या? क्या उपाय दोगे? हाँ, उपाय में क्या दोगे? तो मेन चीज ये है कि हमें उपाय सीखना है कि अगर व्यक्ति बोल दे कि साहब हमारी आत्मा हमसे टूट गई, हमको कोई ज्ञान नहीं है, हमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हमारे किसी भी तरह का हमको पता नहीं चलता कि क्या होता है रामायण गीता, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आदि आदि। सूर्य और गुरु खराब होता है तो सीधी सी बात यह है कि व्यक्ति अशिक्षित रहेगा। अशिक्षित, हाँ लिखो कागज में, लिख के जाना कि सूर्य और गुरु खराब, व्यक्ति अशिक्षित रहेगा, पढ़ाई तो नहीं कर सकता, ये लिख के रखो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा, उसकी बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अशिक्षा के योग हो जाते हैं। तो कैसे इसके रेमेडीज करेंगे, समझेंगे। अर्थ त्रिकोण, जैसे ही बात करेंगे कि पैसे की बात आई है कि साहब जेब में पैसा नहीं बचता है ना, बिल्कुल भी हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। कुंडली में ग्रह कौन से देखने हैं? कुंडली में ग्रह को आप देखोगे उठा के, सिर्फ 2 ग्रह, जिसका नाम है, एक का नाम है चंद्रमा, एक का नाम है बुध। कभी अनुभव किया ऋषि पाराशर जी की बातों को? द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का धन का भाव है, छठे भाव में बुध उच्च का, ये भी धन का भाव है। ये धन कमाने की बात करता है और ये धन बचाने की बात करता है। हाँ, चंद्रमा धन बचाए और बुध वाले धन कमाए। तो दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना। एक होता है कि वह बचत, कौन अच्छी बचत करेगा? जिसका चंद्रमा बढ़िया है अच्छी बचत कर लेगा, जिसका बुध बढ़िया है कमाने के मल्टीपल स्रोत ढूंढ लेगा कि मेरा पैसा मुझे पैसा कमा के दे। बुध वाले लोग बहुत होशियार होते हैं। चलिए, अब धन की दिक्कत आती ही कब है? जब बुध और चंद्रमा खराब होंगे। सो बात की एक बात, काम त्रिकोण, ठीक है। किस व्यक्ति के जीवन में है ना शैया सुख नहीं है, लग्जरी जीवन नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, अब क्या करेगा?
शादी नहीं हो रहा है, किसको पकड़ोगे? हाँ, आगे बहुत सारी कड़ियां हैं, मेल फीमेल में क्या दिखते हैं, लेकिन हो नहीं रहा, इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा। कौन से ग्रह प्रभाव? राहु। हाँ, राहु ने साथ नहीं दिया इच्छा पूर्ति, फिर कैसे होगा? शनि, दोनों इच्छा पूर्ति कारक, शुक्र और मंगल, चारों ग्रह के अंदर जबरदस्त काम, काम ऊर्जा है। हाँ, कभी अनुभव करा है आपने? शुक्र और मंगल युवा ग्रह, युवा लोगों में सबसे ज्यादा काम ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा काम ऊर्जा युवा लोगों में होती है। राहु काम ऊर्जा को बढ़ाता है, और शनि हर तरह का काम, इच्छा को पूर्ति करने वाला, कि भैया सफल हुए इस काम में, मकान बनाया, 20 साल लगे मेहनत करके, सफल हुए कि हमने मकान बना के लिया, हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। चलिए, लास्ट में आते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष के लिए केतु, और कुछ कुछ जगह आप चंद्रमा को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, हाँ, आप बोलो जी गुरु को भी, गुरु हमेशा धर्म की बात करता है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, गुरु मोक्ष का भी कारक है। इस बात को समझिए, पाराशरी जितना बेस क्लियर होगा उतना मजा आएगा। गुरु किस चीज का मूल कारक है, धर्म या मोक्ष? गुरु जहां पे मूल त्रिकोणी है ना, वहां का मूल कार्य करता है। इसका मतलब गुरु बाय डिफॉल्ट धर्म का कारक है, इस बात को लिख के रखें। गुरु धर्म का मूल रूप से कारक है। तो कई लोग बोलते हैं कि गुरु मोक्ष का कारक है, ना 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 ना, मोक्ष का नहीं है। मोक्ष का तो मूल कारक केतु है। केतु स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, सेक्रीफाइस, त्याग, बलिदान और मोक्ष करने की बात। गुरु आपको बताता है मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। ये काम बताने का काम है गुरु का। केतु ये बताता है कि मोक्ष क्या है, शुक्र ये बताता है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष वो दिलवा देते हैं। गुरु ये बोलता है कि देखो भैया, ये मोक्ष का रास्ता है, इस गली में मुड़ोगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। गुरु इतनी हेल्प करता है। शुक्र केतु ये बोलते हैं, अरे ना ना, मेरे साथ चलो, छोड़ के आऊंगा, चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी में। वो खुद छोड़ के आते हैं, इस बात को समझें। तो कारतत्व में मजबूत पकड़ होना चाहिए। शिक्षा अच्छा नहीं है, कौन से ग्रह की रेमेडीज करोगे? भाई, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, कितनी बार ज्योतिष पढ़ लिया फिर भी ज्योतिष नहीं आता, कितनी बार क्लासेस लगा ली फिर भी मजा नहीं आ रहा, गुरुओं से लड़ी हो जाता है, करोगे क्या? हर बार लड़ोगे गुरुओं से, हर बार ये करोगे, इतने साल हो गए। अगर सच में गुरु बढ़िया होता तो क्या योग नहीं बन जाते? इस बात को समझो, जीवन में कभी किसी से फाइट मत करो। सच में गुरु बढ़िया होता तो क्या योग नहीं बन जाते? नहीं बनाना, ज्ञान नहीं मिला है, शिक्षा नहीं मिला है, प्रॉपर तरीके से शिक्षा से संतुष्ट नहीं है, अपनी नॉलेज पे पूरा पकड़ नहीं है। कई सारे में ज्योतिषियों को देखता हूं, अपनी नॉलेज पे पूरा पकड़ नहीं है, कंफ्यूज होते हैं सर, कुंडली देखते सी आंखों में मोतिया बिन वो मोती आ जाते हैं। कैसे आते हैं यार? आप ध्यान दीजिए, आप मानो या ना मानो, सूर्य गुरु का कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं दिक्कत। इसको उपाय करना पड़ेगा। इसका उपाय क्या होते बात करेंगे। चंद्र बुध किसी भी तरह से फाइनेंस, हाँ, ये मानकर चलो कि आपके पास बैंक बैलेंस, एफडी आदि कुछ भी इस चीज में कमी होगी चंद्र बुध के माध्यम से। तो अब इसके उपाय समझते हैं। सिंपल सिंपल उपाय है। अब क्या होता क्या है कि अब लोगों को एक पता नहीं चलता ना, तो फिर क्या होता है, बस धड़ल्ले से हाँ हाँ ये करो, हवन करो, पूजा करो, ये कर देना, वो दान दे देना। ध्यान देना है, उपाय के लिए सिंपल सिंपल रेमेडीज हैं। समझिए कि आपका सूर्य और गुरु, या सूर्य और मंगल खराब है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अग्नि तत्व वाले उपाय करना है। अग्नि तत्व वाले उपाय क्या करोगे? रोज दीपक लगाइए, नेचुरल उपाय है। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो, अगर आप धर्म को मानते ही नहीं है, बोले सर हम तो बिल्कुल, आप छोड़ दो आप तुम्हारी चीजों को लेकर, तो क्या करोगे? सूर्य और मंगल किसी भी तरह से अग्नि के कारक हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए? पहली चीज ये है, अग्नि क्या होता है? अग्नि का महीना कौन सा होता है? तो ऐसा बोलते हैं ज्येष्ठ माह। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा महीना, गर्मी का महीना। तो ये जो आता है ना वैशाख ज्येष्ठ, जिसको पंजाबी लोगों में सबसे बढ़िया मानते हैं कि भैया, है ना, वैशाखी मनाते हैं वो लोग, मतलब अग्नि का, सूर्य का महीना है। पंजाबी लोग सूर्य के महीने को मनाते हैं, अपन मनाते हैं चैत्र, पंजाबी कम्युनिटी मनाती है वैशाखी। वैशाख महीने को वो बड़ा महीना मानते हैं। इस बात को समझें कि उस महीने में या तो आपको गर्मी के महीनों में लोगों को पानी पिलाना है ना, वो महीना स्पेशल उस चीज के लिए है। अगर अग्नि तत्व सूर्य मंगल खराब है, तो आप किसी भी जगह जहाँ पे भोजन बनता है, मान लो शिरडी साई बाबा, मान लीजिए, है ना, कोई अमृतसर में गुरुद्वारा है या कहीं पर भी है, वहां पर आप अग्नि के नाम से पैसे दीजिए कि साहब ये जो गैस चूल्हा लकड़ी जो भी जलता है, इसके नाम से पैसे देंगे। हर जगह भारत में भंडारे होते हैं, तो ईंधन के नाम से आपको दान करना चाहिए। ईंधन के नाम के अच्छा दान करना चाहिए, अच्छी जगह उपयोग में। ऐसा थोड़ी कि भैया, अच्छा राहुल सर ने कहा अग्नि का, तो एक काम करेंगे, दो चार लोगों को बीड़िया बांट देंगे, सिगरेट बांट देंगे। अरे ये क्या कर रहे हो?
हाँ, पेट्रोल डीजल बांट देंगे, ऐसा नहीं। ऐसा अग्नि जहां पर आप ये कर सकते। दूसरा, ऐसे लोगों को हवन करना चाहिए। हवन क्रिया इन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। जब ये अग्नि के पास बैठेंगे, तो अग्नि के पास कैसे बैठेंगे? हाँ, तो गर्मी का महीना आप बोलोगे तो ठंड का महीना या अग्नि की तप तापने से अग्नि बढ़िया हो जाएगा? नहीं नहीं भैया, आप हवन करिए। इसलिए हवन करिए कि हवन में नवग्रह की संहिता आती है, हवन में घी वगैरह का आता है। इसके आपके माध्यम से प्रकृति में कुछ बढ़िया काम हो रहा है, कुछ बढ़िया काम होना चाहिए। आपने आग को तब तपा तो आपने नुकसान कर दिया। पेड़ तो लगाए नहीं, लेकिन पेड़ काट के तब जरूर ताप लिया। हाँ, ये तो गलत गलत काम हो गया, ध्यान दीजिएगा। ऐसे काम से प्रकृति का फायदा होना चाहिए, तो हम हवन करते हैं। इससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। ये वाला काम निश्चित तौर पे करना चाहिए। कम से कम साल में 2 बार करें। नवरात्रि नवरात्रि, नवमी अष्टमी के दिन हवन करना बेहतर माना जाता है। शुक्र और चंद्रमा खराब है, जल तत्व वाले उपाय करें। लोगों को जल पिलाइए। एक स्पष्ट नियम रखो, घर में कोई भी मेहमान आएगा, बिना पानी पिए नहीं जाना चाहिए। उसको लस्सी बना के पिलाएं, गर्मी का महीना हो, शरबत बना के पिलाएं, दूध पिलाएं, चाय पिलाएं, जल पिलाएं, कुछ भी हो। जल सबसे बढ़िया माना जाता है। अतिथि देवो भव में सबसे पहला नियम आपको पता है, भारत में रिवाज है। अन्य किसी धर्म में ऐसी बात नहीं होता। जल मंदिर, भारत में जल मंदिर बनाते किसका रेमेडिस है? चंद्रमा का रेमेडिस। चंद्रमा खराब, जल मंदिर। या तो आप गर्मी में, है ना, ऐसी व्यवस्था करें कि अपने नाम से प्याऊ खुलवा दे कि साहब हमारी तरफ से प्याऊ चलेगा, यहाँ पे गर्मी में लोग आएंगे, 2-4 बोतल पानी पियेंगे, 2-4 टंकी रख दीजिए वहां पे। ठीक है, तो प्याऊ लगवा सकते हो, जल का दान कर सकते हो। या फिर स्त्री पक्षों को लेकर आपको बहुत ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, उनकी सेवा करना चाहिए। माता, पत्नी, बहन, भगिनी जो भी है, उनकी अच्छे से सेवा करें, उनका इच्छा पूर्ति करें। ठीक है ना, उनको हेल्प करें। ये एक बहुत बढ़िया रेमेडीज है। पृथ्वी तत्व क्या है? ये उपाय आमतौर पे सिर्फ बरसात के महीने में चलता है। और वो ये है कि जिसका भी बुध खराब होता है, तो बुध मतलब हरियाली, पेड़ पौधे लगाओ भैया। नीम का पेड़ लगा दो, पीपल का पेड़ लगा दो, किसका ये पेड़ लगा दो। और उसकी व्यवस्था के लिए एक आदमी को छोड़ दो कि भैया ये पेड़ को बड़ा कर देना यार, 6-8 महीने लगेंगे जो भी है। उस पेड़ को बड़ा कर दीजिए। तो प्रकृति सेवा बुध बहुत बढ़िया होता है जब हम हरियाली लगाते हैं। हाँ, तो ये नहीं कि भैया हरियाली लगा, तुलसी लगा सकते हो घर में, कुछ नहीं होता है तो तुलसी लगाइए। ये नहीं होता है और आपको लगता है कि हमको करना है तो पेड़ पौधे का। चलिए, ये वाला उपाय जो कि मैं शुरुआत में लेक्चर बता रहा था कि ये युग शनि राहु का है। प्रत्येक व्यक्ति को उपाय करना है। वो बोला कि नहीं नहीं सर, हमारा तो शनि राहु बहुत बढ़िया स्वराशि में उच्च राशि में आ रहा है, सब छोड़िए। प्रत्येक व्यक्ति को उपाय करना है। इंटरनेट आदमी को इतना दिमाग खराब कर रहा है, इतना दूषित कर रहा है। अच्छा भला आदमी पता नहीं कब काम वासना में डूब जाए। इस बात को समझो, प्रत्येक व्यक्ति को शनि राहु के रेमेडीज करके रखना चाहिए। और वो रेमेडीज क्या है? वो एक ही रेमेडीज है कि आपको इंटरनेट का प्रयोग करना है, बचना नहीं है, इसका प्रयोग करना है। और किसी भी तरह से आप अच्छी बातों को सुने, अच्छे वीडियो को देखें। जैसे आप रामायण ज्योतिष में समय का सदुपयोग कर रहे हो, इससे आपकी जन्म कुंडली में क्या फायदा हुआ? शनि राहु बलवान हुए। क्यों बलवान हुए? वैसे तो गुरु बलवान होना चाहिए, लेकिन होंगे शनि राहु। क्यों हुए? क्योंकि आप ऑनलाइन बैठे हो। अगर आप मेरे सामने ऑफलाइन आते हैं तो वहां पे गुरु राहु की भूमिका बन जाता। लेकिन आप ऑनलाइन बैठे हो, और ऑनलाइन बैठने पे ही स्पष्ट शनि राहु एक्टिवेट हो जाता है। और कलयुग में लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, दिन भर कचरा भर लेते हैं। तो इस बात को समझिए कि शनि राहु के माध्यम से कुछ बढ़िया आपको काम करना है, लोगों की ऑनलाइन मदद करना है, सेवा करना है। और इस बात को समझें कि किसी भी तरह से हमको अच्छी अच्छी चीजों को लेकर इंटरनेट का यूज करना चाहिए। जैसे ही आपने इंटरनेट को जरा सा भी फॉर ग्रांटेड लिया, आप ये मानकर चलो आप जिस युग में हो ना, वो सिर्फ पतन का रास्ता खोलता है। इस बात को समझना। छोटी सी भी चूक हुई, ये राहु कब अपने दलदल में लेता जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहां से आपने छोटी सी भी ईमानदारी दिखाई, तो ये शनि कब आपको 12th हाउस के मोक्ष के रास्ते दिखा देगा, कब आपको इंटरनेट के माध्यम से आपका भाग्य बदल जाएगा, आपको बढ़िया चीजें मिल जाएगी, आप समझ भी नहीं सकते। लास्ट में आते हैं गुरु और केतु। इसको बोलते हैं आकाश तत्व। और आकाश तत्व का अर्थ क्या होता है? आकाश तत्व की एक बहुत अच्छी परंपरा है भारत में। जितने भी प्राकृतिक चीजें होती है, शंख, घंटी, मजीरा, भारत में घंटी बजाते हैं ना आरती के समय। आरती करते समय भारत में घंटी बजाते हैं। तो शंख हो गया, घंटी हो गया, बांसुरी कृष्ण भगवान ने बजा के बताया है। तो दुनिया के सबसे बड़े गुरु है। जितने भी नेचुरल आप चीजें बजाते हो, वाद्य यंत्र, उससे आपका गुरु और केतु एक्टिवेट होता है। तो ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा सनातन संस्कृति बोलता है कि भगवान की पूजा करने के लिए पहले के जमाने में लोग निश्चित रूप से एक न एक वाद्य यंत्र को बहुत अच्छे से उसमें प्रवीण होते थे। आजकल लोग नहीं करते हैं।
वरना आपको कोई ना कोई एक वाद्य यंत्र अपने जीवन में सीखना चाहिए, चाहे वो बांसुरी हो, मुरली हो, शंख हो, चाहे घंटी बजाए, कुछ नहीं होता है तो घंटी बजाती है हम आरती में, क्लैपिंग करें, या फिर ढोल बजाएं, डमरू बजाएं, ढोलकी बजाएं, कुछ भी आपको एक वाद्य यंत्र जीवन में आना चाहिए। इससे गुरु और केतु एक्टिवेट हो जाता है, तो आप सीख सकते हैं। भारत में शास्त्रीय संगीत इसी नाम से आना जाता था, इस बात को समझें। शास्त्रीय संगीत एक तरह से बहुत पूजनीय संगीत होता था, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई वाद्य यंत्र, इसलिए कुछ नहीं आए तो आपको सिंग करना आना चाहिए। आपको पता है केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो भाषा विहीन है, इसके पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। राहु के पास बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी भाषा है। ये आपकी जन्म कुंडली में जो राहु है, बहुत सारी भाषाओं को बात करता है, एआई बहुत सारी भाषाओं को ट्रांसलेट कर देता है, ये राहु का युग चल रहा है। केतु होता है जो एक भी भाषा नहीं समझता, उसी को बोलते हैं भगवान। बड़ा लगता है हमको कि हम मंत्र बोलेंगे, शुद्ध भाषा में बात करेंगे, भगवान सुन लेगा। कौन सी भाषा, कौन सा हिंदी, कौन सा इंग्लिश, कौन सा संस्कृत, भैया कोई भी भाषा भगवान को समझ में नहीं आता। भगवान को एक ही भाषा समझ में आती है कि भैया तुम हृदय से बोले थे क्या। सिर्फ हृदय की भाषा, कटे फूटे टूटे शब्द भगवान को स्वीकार है, क्योंकि भगवान सिर्फ केतु की बात सुनता है, और केतु को बोलते हैं ध्वनि, केतु को बोलते हैं सप्त चक्र, केतु को बोलते हैं सप्त सूर। आपने कभी अनुभव किया है, केतु सुर का कारक है, केतु सुर का कारक है, और राहु असुर का कारक है। इस बात को समझिएगा। ये राहु केतु रामायण ज्योतिष जो आपको डेमो देने आया हूँ, केतु को बोलते हैं यहाँ पे हनुमान का कारक है, रावण को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, राहु को बोलते हैं रावण का कारक है। कभी अनुभव किया है आपने कि ये जो ग्रह है ये बाय डिफॉल्ट 10th में एक्टिवेट रहता है, ये बाय डिफॉल्ट 4th हाउस में एक्टिवेट रहता है। कभी अनुभव किए किए आप लोग कि हनुमान के हृदय में, ये 4th हाउस है हृदय का, हनुमान जी ने हृदय खोल के दिखाया कि मेरे हृदय में राम है। कभी अनुभव किए हो आप कि रावण ने 10 चेहरे, दशम भाव 10 चेहरे, दशम भाव दक्षिण दिशा, लंका दक्षिण दिशा में था। कभी अनुभव किए हो कि रावण ने 10-10 चीजों को दिखाया है। दशम भाव में राहु एक्टिवेट रहता है, स्वाभाविक रूप से कर्म करोगे और लोग गालियां ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, सबसे पहले देंगे। इस बात को समझिए। और आप जब भी सेवा भाव करोगे और लोग आपको हृदय में ना बसा ले, ऐसा हो नहीं सकता, निश्चित रूप से बसाएंगे। इस बात को समझिए कि किस तरह से ग्रह एक्टिवेट होते हैं। आपको लगता है कि ज्योतिष किस तरह से जीना चाहिए, बहुत सारे साधन अपने पास है। एक छोटा सा डेमो आपके सामने प्रेजेंट किया हूं। बहुत सारी तरह से ज्योतिष देखा जा सकता है। ज्योतिष अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन इतना सा बात बोलूंगा, हमारा ज्योतिष केपी, वैदिक और बीएनएन के साथ, रामायण ज्योतिष के साथ मिक्सअप चलता है, जो कि पूरे भारत में यूनिक कोर्स है। ऐसा कोर्स आप ढूंढने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे ही द्वारा शोध किया गया है। आप बहुत यूनिक कोर्स में आने वाले हो। तो आशा है आपको सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी मन में प्रश्न है आप हैंड राइज कर सकते हैं, हम सभी के डाउट लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, नालिनी मैम। हाँ हाँ जी मैडम। मुझे आपके संग ये कोर्स करना था, तो सर फिर मैं कैसे करूं? आप ये अगले महीने भी कोर्स करेंगे? अगले महीने नहीं करेंगे मैडम, है ना। हेलो अगले महीने नहीं होगा मैडम, हेलो बड़े बड़े कोर्स आसानी से नहीं आते हैं, है ना। हेलो हेलो, हाँ सर। सर मैं आवाज आ रहा है मेरा? सर मुझे ये कोर्स आपके संग करना है, लेकिन अभी 26 जनवरी से 26 फरवरी तक मैं बाहर हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कैसे करूँ फिर? रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। सर हमारी रामायण ज्योतिष संस्थान एक फैसिलिटी देता है स्टूडेंट को, और वो ये फैसिलिटी क्या है कि जो भी हमारे साथ कोर्स करता है, ठीक है, वह मेंबर्स को अगर वापस से रिपीट कोर्स करना है, ठीक है, तो हमारी तरफ से नाम मात्र फीस रहता है, आप पेमेंट देकर वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हो, तो आपको डबल बार पढ़ने का मौका मिल जाएगा। रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हो, एज ए गुरु दक्षिणा पे करके रिपीट में आ सकते हैं, ठीक है। तो सर गुरु दक्षिणा मतलब जैसे अभी मैंने पूरा पेमेंट अगर कर दिया आपको, हाँ, फिर उसके बाद अगर मुझे आप मिनिमम गुरु दक्षिणा 2100 रुपये पे करके भी आ सकते हो, कोई हाँ इशू जी, नहीं है, वापस से आपको मिल जाएगा। क्या सर? 2100 रुपया पेमेंट करके भी वापस से सेकंड क्लास में एंट्री कर सकते हो। दोबारा जब हम पढ़ाई करेंगे ना, वापस से आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सर फिर दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? पैसे नहीं है, सेवा भाव है। हाँ आपको सर, मन नहीं सेवा होता भाव है तो ठीक आप है। 1100 देके भी ज्वाइन कर लेना,
लेकिन ठीक आप है सर। देकर आओगे तो कुछ लगता रहेगा, तो समझ में आता रहेगा। नहीं ठीक है, सर, एक बार तो आपने अभी दिया ही है। हाँ, अभी ये है कि मैं कुछ मे बी किसी किसी दिन मैं ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन सारे नहीं कर पाऊंगी। चलेगा ना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। तो सर ऐसा होता है, जब साथ में आप सुनो तो कोई प्रश्न होता है तो आपसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लाइव क्लास मिस करते हैं तो फिर प्रश्न नहीं कर पाते, फिर अपनी क्वेरीज नहीं पूरी होती हैं। मेरी तरफ से तो मैं समर्पित भाव से काम करता हूँ। आप लोगों का इशू है तो आप मुझे क्लास के बाद भी प्रश्न पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे फोन करके। ठीक है, ठीक है तो मैं सर। आपको बिल्कुल से आपको सपोर्ट करूंगा। मेरे अभी तक के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है सर। ठीक सर है, पेमेंट के लिए लिंक आप ये मैंने बताएं। नंबर ये मैंने नंबर भेजा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है हमारा सर। कोर्स का प्राइस 17,500, ऑफर प्राइस चल रहा है 16,500 देकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे किसी न किसी ग्रुप में तो होंगे सही ना, कि नहीं है? यस सर, यस सर। हाँ, अगर जो मेंबर किसी ग्रुप में नहीं है तो मैं वहीं पे कोर्स कंटेंट शेयर करूंगा। ठीक है, तो यस वहां सर। पर आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा आराम से, क्योंकि हमारा कोर्स में इतनी बता देता हूं मैं कि ये संपूर्ण कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। व्यक्ति को जो जो चाहिए ज्योतिष में, इसमें सारा मिलेगा 3 महीने के अंदर। सर वैसे अलग अलग मैंने सब कुछ किया हुआ है, हाँ, लेकिन जैसे आप कॉम्बो करके करा रहे हैं उसमें और थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। कॉम्बो ही पढ़ना चाहिए हाँ। हमेशा, खिचड़ी बहुत बढ़िया लगता है। ये ठीक है, सर अलग अलग तो सब कुछ किया हुआ है, केपी भी किया हुआ है, अलग वैदिक भी अलग कुछ किया भी हुआ है। नहीं है, सब कुछ हाँ। एक ही है। जब तक ईश्वर को एक मान के पढ़ेंगे तभी हम आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, आ थैंक यू सर। जाइएगा। ये नंबर जरूर सर। ये नंबर मैंने यहाँ पे ग्रुप का लिंक शेयर किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा जो ग्रुप में नहीं है। और ये ठीक है नंबर भी सर। मैंने शेयर किया है। ठीक है मैम, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मैम, मैं आज ही जोड़ दूंगा। आप हम्म। आज स्पेशल ऑफर है, जो मेंबर टोकन अमाउंट देकर ज्वाइन करेंगे उन लोगों को यस सर। फ्री एस्ट्रो वास्तु वर्कशॉप अलग से मिलेगा। सर कितना है अमाउंट अभी ज्वाइन करने के लिए? 21 रुपये टोकन अमाउंट है। इक्कीस ठीक, सौ हाँ, 2,100 रुपया। ओके। ठीक है, तो बाकी का कब तक देना है? 1-2 दिन में दे देना, छब्बीस ठीक है तारीख के सर। पहले दे देना। ओके। ठीक है, हाँ। ओके सर, हमारा थैंक यू। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, वहाँ जहाँ 999 रुपये इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करोगे 16,500। आप चाहे तो 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, रीता मैम। हाँ, बाकी सभी मेंबर हैंड राइज कर सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो। सर मुझे जानना था कि टाइम का क्या करोगे, टाइम कौन सा रखने वाले हो? टाइम देखो मैडम, हमारा तो 8 बजे ही चलता है ना। अभी मैं आपको कल आपसे कल बात ही हुआ था ना मेरा, हाँ, आपको आप बताया बोल था। रहे थे ना 8:30 नहीं, मैं करेंगे। आपको बताया था ना, 2 ऑप्शन दिया था। मैं कमिटमेंट नहीं किया था, 2 ऑप्शन था। या तो 8 से 8:30 के बीच में ओके लोगों से डाउट डिस्कशन करेंगे, ओके। और फिर क्लास इतनी को स्टार्ट स्पीड करेंगे। या हम फिर 8:30 से क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ जैसे हम अभी बिगिनिंग है, हमारा हाँ बिगिनिंग है, हाँ हमें कुछ भी नहीं आता है। हाँ, मीन्स केपी भी नहीं आ रहा है और पाराशरी कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग ठीक ही है है। ठीक है। बेसिक जो सीखना है हमें, तो हाँ, हम कर पाएंगे? बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का अपना कोर्स है। हम समय हाँ इतना ले रहे हैं कि 3 महीना तो हाँ। ये 6 महीना प्रैक्टिस। मैं 9 महीने आपके लिए इसीलिए ले रहा हूँ कि मुझे पता है टाइम लगेगा। फिर रिपीट भी आपको इसीलिए मौका देता हूँ कि वापस से आप रिपीट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे होता है तो। ठीक है, हमारे 55+ सेशन रहेंगे क्लास के। 55 सेशन में मैं आपको पूरी भरसक प्रयास करूंगा कि सारे आपको चीजें समझ में आए। 55 सेशन के अलावा कुछ मेरे वीडियोस भी रहेंगे, आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, और स्पीड इतनी ही रहेगी आपकी देखो जिस मैं अभी स्पीड पहले ही से बताया आज? था, मेरी बात सुनो। हाँ कोई भी फिल्म आती है तो ट्रेलर देता है ना, तो कैसी स्पीड हाँ, रहती है? ये तो समझ ये गए, मगर ट्रेलर है, मैं कल भी एक्सप्लेनेशन बताया था। स्पीड जब इतना आप, नहीं रहेगा यहाँ हाँ, पर। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे तो आपकी मतलब स्लोली, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन है, जहाँ वहां प्रॉब्लम्स पर है, तो मुझे नहीं समझ आपको में आ रहा है। वहां पे मेरा लक्ष्य क्या रहता है कि मैं आपको सारी चीजें आत्मसात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछता रहूं। राइट, हाँ यहाँ वही पर है। मेरा लक्ष्य क्या है? यहाँ पर मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि मुझे ज्योतिष कितना आता है और आप मुझे कितना समझते हो। इतनी सी कहानी है। ठीक है, अच्छा। तो डेमो और ट्रेलर में इतना फर्क पड़ता है, तो ये एज ए डेमो है, ट्रेलर है। ताकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, 3 दिन डेमो इसीलिए दिए हैं कि आप लोग हम्म। अंधविश्वास करके मत आओ। आप लोग सामने वाले को समझो कैसा काम होता है, कैसे पढ़ाते हैं गुरु जी, अच्छे आदमी है, कैसे व्यक्ति है। तो उसके माध्यम से चीजें चलती है। ठीक है, बेफिक्र रहो, हमारी क्लास में स्लो चलता है। यहाँ पे मेरा हमेशा इंटेंशन होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊं। ठीक है, लेकिन ठीक है, ओके और मैम। जैसे जैसे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, कुछ हाँ, किया ही नहीं है, कुछ चाहिए ही मतलब, नहीं है। हाँ मतलब जीरो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजर में, जीरो जीरो नॉलेज नॉलेज वाले है। ही चाहिए।
बेफिक्र रहो, जीरो नॉलेज वाले भी तो बहुत अच्छे सीख पाएंगे। जैसे दूसरे हैं जो करके आए हुए हैं, पारासरी केपी सब करके आए हैं, तो हाँ, हमें तो वैसा कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उन लोगों को हम भी बन जीरो नॉलेज सकते ही हैं। मानकर चलो आप। हाँ, आप सबको जीरो नॉलेज मानकर चलो, और सभी को अपने आप को जीरो नॉलेज मानकर चलना चाहिए। जब भी हम नई क्लास में एडमिट करते हैं तो हम हमेशा फ्रेशर माइंड सेट से आना चाहिए। ठीक है, तो सब चीज भुलाकर आए। आप कह रहे हो मैं जीरो माइंडसेट वाली हूँ, आपको पता है जो मेंबर कहेंगे हमको सब कुछ आता है, मैं उन लोगों को भी जीरो माइंडसेट करवा कर, पहले एक सेशन ब्रेन वॉश का होता है, ब्रेन वॉश करवा कर आप सभी एक ही कैटेगरी में आएंगे, फिर जाके पढ़ाई स्टार्ट ओके। करेंगे। बेफिक्र रहिए। हाँ, और ठीक है। वैसे ही जैसे हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरे 4-5 डेज मेरे भी ऑफ हो गए। अब इस अपना जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी चलेगा। से, तो हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग ही प्रीफर करना पड़ेगा, फिर वो टाइम रिकॉर्डिंग ले लेना, मेरा। कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ। ठीक और है। कॉल करके भी आपसे हाँ, मैं कह ही कॉन्वर्सेशन रहा हूँ कर ना, सकते हैं ना? बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर ओके सकते हो। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक ठीक यू है। सर। ओके। हाँ, प्रकाश शर्मा सर। हाँ, ये नंबर मेरे हैं, नमस्कार यहाँ सर। पे आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, शबनम मैडम फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वीडियो ऑन करके नमस्कार रखोगे सर। मैं देख भी पाऊंगा। हाँ, नमस्कार सर। सर मेरे पूछना था, जैसे आप बता रहे थे, कल भी था, मैंने तो ज्वाइनिंग कर ली है। कल्लेज हुई नहीं? हाँ हाँ, कोर्स ज्वाइन कर बस, लिया है। अब क्या दिक्कत है? हाँ, कभी मान लो रिपीट होता है तो उसमें मिलेगा ना आगे कभी भी? अरे मिल जाएगा, आपका कोर्स है सर, क्यों चिंता करते हो? हम कहीं जा रहे हैं क्या? आप बैक टू बैक रिपीट ले लीजिए, है ना। हम हमारी स्टूडेंट को रिपीट का मौका देते हैं, वो 1100 2100 आज एक गुरु दक्षिणा पे करके वापस से उसी बेच में री एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। वापस से आपको 3 महीना पढ़ने का डबल मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं एक बात हमेशा समझता हूँ कि पहले आओ ज्यादा पाओ, इसलिए भी कि आपको डबल तो मौका मिल ही रहा है ना एक ही फीस में। ठीक है, तो हम्म। जल्दी आने का डबल फायदा है कि एक बार जितना सीख जाए बहुत बढ़िया है, फिर रिपीट, और ज्योतिष में रिपीट पढ़ना पड़ता है, रिपीट आवश्यक है। ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके। हाँ, सोनल मैम। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर हाँ। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है मेरे को। हाँ। सिखाते बहुत बढ़िया है आप। हाँ। अच्छा। सर मेरे को ये पूछना था कि जो आपने नाड़ी ज्योतिष है, इसमें एक बिगरू चक्र पद्धति होती है, वो हम्म। पूरा कोर्स कराएंगे आप उसमें, मतलब देखना सिखाएंगे? बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन मेरा हमेशा एक लक्ष्य ये होता है कि मैं आपको उस तल तक उतार पाऊं कि जहां पर जिसकी जरूरत होगी वहां पे उसका प्रयोग करेंगे। आप समझ रहे हो, हर जगह हर चीज की जरूरत नहीं है। आज हाँ आपको समझ में आया कि कैसे कुंडली देखना है। एक सामान्य हाँ व्यक्ति भी जो ज्योतिष में नया व्यक्ति रहा होगा, उसको भी हाँ समझ में आ जी। जाएगा कि कैसे देखिए कुंडली मजबूत है, कैसे देखिए कुंडली कष्टकारी है। तो जहां तो पर मैं जिसका प्रयोग होगा वहां पर उसका यूज किया जाएगा। हमारा कंटेंट ही केपी वैदिक नाड़ी मिक्सअप थ्योरी है। मतलब पूरा फुल कोर्स होगा नाड़ी का? केपी वैदिक नाड़ी मिक्सअप थ्योरी फुल कोर्स होता तो हम ये नहीं बोलता कि ओनली भृगुनंदी नाड़ी कोर्स। कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक ज्योतिष प्लस बीएनएन, केपी वैदिक नाड़ी, आप समझो कि भिंडी की सब्जी और आलू की सब्जी मिक्स है। तो मैं ये कैसे बोलूंगा कि भैया बुरा? हाँ, तो आलू भिंडी की सब्जी मिक्स है, काजू करी की सब्जी मिक्स है। ठीक है, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती का त्रिकोणीय संबंध आता है ना, हाँ तो वहां पे जी। क्या बोलते हैं कि भैया ये संगम। संगम हो गया है। आप बोलो कि ये गंगा संगम। है, वो प्योर गंगा कैसे हो सकती है? वो गंगा नहीं रहा, वो संगम हो गया। तो सेम बात आप मुझसे कह लो, अगर राहुल सर प्योर है ना, प्योर कैसे हो सकता है? जब संगम होता है तब कोई चीजें प्योर होती ही नहीं है, वो मिक्सअप ही होता है, और नहीं, मिक्सअप जैसे सर ही नाड़ी का समझना चाहिए। सिखाया ना कि ट्रायल में आएगा, जैसे नाड़ी ज्योतिष में आपने आएगा, बताया सारा अभी। बहुत कुछ आएगा। हाँ। मिक्सअप ही पढ़ना चाहिए, इसलिए मिक्सअप पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा इतना सा फिलोसॉफी है, इतना सा मानना है, आदमी एक है, आदमी का भविष्य एक होगा। कोई ग्रंथ ये नहीं बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी आपके बाल सफेद होंगे और केपी नाड़ी से आपके बाल काले होंगे। ऐसे थोड़ी होगा। एक ही व्यक्ति, एक ही प्रिडिक्शन, और मिक्सअप ही सर्वश्रेष्ठ है। और एक और महत्वपूर्ण बात, पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया है, पाराशरी से अलग कुछ भी नहीं है। मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपको उपाय के रूप में समझ में आया ना, कब हाँ गुरु के जी। उपाय करना चाहिए, कौन से महीने करना चाहिए, सब हाँ। कुछ क्लियर है ना। आपकी आंखों के सामने सारा आएगा कि कैसे काम होगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा अच्छा। चलो, ठीक है। हाँ, गौरी शंकर सर। हाँ, वीडियो ऑन करिए एक बार, आप सभी मेंबर्स जिसके भी प्रश्न है। ये मेरे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं।
हाँ, इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। अभी किसी का पेमेंट आया तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। आज सुबह किसने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा तो मैं दिक्कत में आ गया। हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। अच्छा लगा सर आपका। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर वास्तव में। आज आपसे सुबह बात हो रही थी, आप वही है ना? हाँ मैंने कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया था आपकी के हाँ, बात होने मैं के वही बाद। कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ ना? नहीं हाँ, बिल्कुल सही है आप। आज मेरे से हो रहा आप? हाँ सही ठीक है। है, ओके, आप हमारे पड़ोस में रहते हैं। आपसे चलिए, अरे नहीं कोई बात नहीं, ठीक है सर, बहुत थैंक यू अच्छी सर। बात है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, चलिए। तो आशा है सभी को क्लास बहुत अच्छे से लगा होगा। और 3 दिन का डेमो में इतना ही। और आप सभी निश्चित रूप से आ रहे होंगे, आज ही ज्वाइन कर लीजिए 2100 रुपये टोकन अमाउंट डालकर। और हमारा कोर्स 26 जनवरी से चालू होगा। ये हमारा आज का लास्ट डेमो था। तो आप निश्चित रूप से नंबर मेरे सेव करके रखें, 7566 722 730 सात, है ना, 77566 722 730, ये मेरे नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करोगे, पेमेंट करोगे, मुझे पेमेंट मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।